नमस्ते। आप सभी का स्वागत है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीरीज में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये एक काफी सिग्निफिकेंट एनालिटिकल टेक्निक है जिसको वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी मिली है पूरे एनालिटिकल केमिस्ट्री सर्कल्स में। ऐसी शायद ही कोई एडवांस्ड एनालिटिकल केमिकल लेबोरेटरी होगी जहां पर एचपीएलसी का इक्विपमेंट ना हो। एचपीएलसी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके स्कोप में सारे केमिकल प्रोसेसेस बेसिकली आ जाते हैं। यह हर किसी कंपोनेंट मिक्सचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने फॉरेंसिक साइंस पर बेस्ड टीवी सीरियल्स देखे होंगे। उनमें हमेशा जो साइंटिस्ट होता है, जो केमिस्ट होता है, एनालिटिकल केमिस्ट होता है, वो हमेशा अलग अलग क्लूज ढूंढ कर लाता है, जिसमें वो कहता है कि उसके पास जो सैंपल आया है, फॉर एग्जांपल कोई ब्लड सैंपल होगा तो उस ब्लड सैंपल में उसको कोई पर्टिकुलर केमिकल मिला है जिसको जो पॉइजनस हो सकता है या जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह के जो फाइंडिंग्स होते हैं वो फाइंडिंग्स करने में एचपीएलसी एक काफी बड़ी भूमिका निभाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स की तरह इसका भी ऑब्जेक्टिव होता है कि सेपरेट करो मिक्सचर को, आइडेंटिफाई करो, प्यूरिफाई करो और क्वांटिफाई करो। और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से एचपीएलसी टेक्निक को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है अक्रॉस द एंटायर इंडस्ट्रियल स्पेक्ट्रम। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, एचपीएलसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एप्लीकेशन उसका आ ही जाता है। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। एचपीएलसी पर बात करने से पहले एक छोटा सा रिकैप। हमारी जो जर्नी है उसमें हमने काफी सारे माइलस्टोन्स कवर किए हैं। हमारा पहला माइलस्टोन था यूनिट्स चैप्टर। यूनिट्स चैप्टर में हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ाई की, जो केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे यूज किया जा सकता है अलग अलग कैलकुलेशंस में, मेजरमेंट्स में। और ये जो ओवरऑल जो पूरा केमिकल साइंसेस का, एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो पूरा स्ट्रक्चर है, साइंटिफिक नॉलेज ऑफ बॉडी है, इस बॉडी का मीनिंग समझने के लिए यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने मोलर कंसेप्ट और नॉर्मेलिटी को डिस्कस किया, इक्विवेलेंट वेट पढ़ा, स्टैंडर्डाइजेशन, प्यूरिटी, इलस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स हमने हैंडल किए, पीएच मेट्री, कार्ल फिशर जैसे एनालिटिकल टेक्निक्स को हमने देखा। और लास्टली हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ा, जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी पे काफी फोकस किया था कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये भी एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी का जितना जनरल एक्सप्लेनेशन हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाले चैप्टर में कवर किया था, वो सारा इस सेशन पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन हम एक ही बात को बार बार बात करने, एक ही बात को बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि हम उस इंट्रोडक्टरी सेक्शन को स्किप करेंगे और सीधा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब हमारी क्रोमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी फाउंडेशन क्रिएट हो चुकी है। तो ये था हमारा रिकैप। हमने अब तक क्या क्या किया है, कौन कौन से माइलस्टोन्स कंप्लीट किए हैं, अचीव किए हैं। यहाँ से आगे हम आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो एचपीएलसी का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, एप्लीकेशन और एचपीएलसी सिस्टम को देखेंगे। एचपीएलसी सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक होगा। इसमें हम देखेंगे कि एचपीएलसी सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सेसरीज होते हैं, उनके काम करने के प्रिंसिपल ऑफ वर्क प्रिंसिपल्स क्या हैं, साथ ही साथ उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह का इक्विपमेंट नेसेसरी होता है। उसके बाद एचपीएलसी मेथोडोलॉजी, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, उन पर भी हम ध्यान देंगे। हम इलस्ट्रेटिव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी देखेंगे और कंक्लूजन के साथ उसको पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। डेफिनेशन क्या है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, सबसे पहले तो वो देखेंगे। High performance liquid chromatography, formerly referred to as high pressure liquid chromatography, is a technique in analytical chemistry used to separate, identify and quantify each component in a mixture. तो आपके पास अगर कोई कंपोनेंट है केमिकल्स का, उसमें से हर कंपोनेंट को आपको अगर सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है और क्वांटिफाई करना है, तो आप एचपीएलसी टेक्निक यूज कर सकते हो। इसका जो फुल फॉर्म है एचपीएलसी का, वो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और फॉर्मरली यानी पहले के जमाने में 1960s 1970s में जब इस टेक्निक को इन्वेंट किया गया था, तब इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता था। तो यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको अच्छी आइडिया आ जाएगी कि एक टिपिकल एचपीएलसी सिस्टम कैसा होता है। इसके अंदर एक पंप होता है। पंप आपके जो सॉल्वेंट का रिजर्वायर होता है, उसमें से सॉल्वेंट को सक करके पंप करता है एक एचपीएलसी कॉलम में। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है। बाय द वे, हमने क्लासिफिकेशन देखा ना इतने सारे, उसमें से कॉलम क्रोमेटोग्राफी का पार्ट होता है एचपीएलसी। आपका जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट यहाँ से सक होता है। पंप उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्पीड में या फिर रेट से उसको पंप करता है इनटू द कॉलम। और उसमें ही आप आपका जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर के थ्रू आपका सैंपल इंट्रोड्यूस कर देते हो। जैसे ही सैंपल इंट्रोड्यूस हुआ, वो यहाँ से मूव होता है, कॉलम में चला जाता है। और क्रोमेटोग्राफी का जो सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है, वो तो हम जानते हैं कि आपके पास मोबाइल फेज है, आपके पास स्टेशनरी फेज है। उनके लिए जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की जो एफिनिटी है, पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी पर बेस्ड,
उसके अकॉर्डिंगली वो सेपरेट हो जाते हैं। और एट दी एंड क्या होता है कि वो सेपरेट हो जाने की वजह से जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वन बाय वन बाहर निकलते हैं, राइट। तो सॉल्वेंट की एफिनिटी जिस केमिकल की, जिस इंग्रेडिएंट के लिए सबसे ज्यादा है तो वो सबसे पहले बाहर इल्यूट हो जाएगा। जिनकी स्टेशनरी फेज के लिए सबसे ज्यादा एफिनिटी है वो सबसे लास्ट में इल्यूट होंगे। तो एक एक करके इल्यूट होते हैं जो सेंसर या डिटेक्टर के अंदर जाता है, और डिटेक्टर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें इंफॉर्मेशन फीड करता है। तो इसे कन्वर्ट करके हमें ऐसा आउटपुट देती है जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो लिक्विड पास हो रहा है सॉल्वेंट के साथ साथ वो आपके जो वेस्ट रिजर्वायर होता है उसमें कलेक्ट हो जाता है। तो ये एकदम बेसिक एचपीएलसी सिस्टम की मैंने आइडिया आपको देने की कोशिश की है इस स्लाइड में। तो आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट रिलाइज ऑन पंप टू पास अ प्रेशराइज्ड लिक्विड solvent containing the sample mixture through a column filled with a solid adsorbent material। तो क्या होता है कि ये एक पंप की मदद लेता है सॉल्वेंट को पंप करने के लिए एक ऐसे कॉलम के थ्रू जिसके अंदर एड्सॉर्बेंट मटेरियल है। ये तो हमने देखा ना कि सारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो काइंड ऑफ एड्सॉर्प्शन, उसका जो एबिलिटी होता है उस पर ये बेसिकली काम करता है, वो अट्रैक्ट करता है अलग अलग कंपोनेंट्स को। Each component in the sample interacts slightly differently with the adsorbent material, causing different flow rates for the different components and leading to separation of the components as they flow out of column। तो इनका एफिनिटी अलग अलग होने की वजह से अलग अलग इंटरेक्शन होता है, अलग अलग इंटरेक्शन की वजह से जब ये फ्लो हो रहे हैं उनका सेपरेशन भी हो जाता है, और सेपरेशन की वजह से वो सेपरेटेड कंडीशन में ही एल्यूट होते हैं, यानी कि एग्जिट करते हैं कॉलम में से और डिटेक्टर में चले जाते हैं। अब देखते हैं, ये तो इन शॉर्ट प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग था, इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, देखिए। लिक्विड chromatography is a separation process used to isolate the individual components of a mixture. This process involves mass transfer of a sample through a polar mobile phase and a non-polar stationary phase. Okay, तो ये ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को आइसोलेट कर सकते हो मिक्सचर के। और ये कैसे होता है कि आप एक जो मास होता है, जो मिक्सचर होता है, उसको ट्रांसफर करते हो थ्रू यूज अ मोलर पोलर मोबाइल फेज एंड अ नॉन पोलर स्टेशनरी फेज। तो आपका जो स्टेशनरी फेज है इस केस में, यानी कि एचपीएलसी में, वो नॉन पोलर होता है और आपका मोबाइल फेज पोलर होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके सैंपल में जो भी कंपोनेंट्स पोलर नेचर के हैं तो वो पोलर मोबाइल फेज के साथ रैपिडली एल्यूट कर जाएंगे और वो सबसे पहले बाहर निकलेंगे। और जो नॉन पोलर है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके स्टेशनरी फेज की तरफ और वो स्लोली बाहर निकलेंगे। द डिवाइस इज अ कॉलम पैक्ड द डिवाइस इज अ कॉलम पैक्ड विद द पोरस मीडियम मेड ऑफ ग्रैन्युलर सॉलिड मटेरियल। तो जो कॉलम होता है ना, बेसिकली ये ग्रैन्युलर सॉलिड मटेरियल के साथ उसको पैक कर दिया, यानी भर दिया जाता है। ओके। और ये मटेरियल क्या होता है, ये हो सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हो सकता है सेल्यूलोज, ये हो सकता है सिलिका जेल। तो इनमें से किसी भी कंपोनेंट का इस्तेमाल करके इस कॉलम को पैक किया जा सकता है। ये पॉलीमर्स होते हैं यूजुअली, क्योंकि पॉलीमर्स आर बेसिकली काइंड ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू मेक अ स्टेबल कॉलम जो रेजिस्टेंट होगा, केमिकली रेजिस्टेंट भी होगा, यानी कि रीयूज उसका बार बार हो सकता है। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपको प्रिंसिपल वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, टाइम जीरो यानी कि 0 मिनट पर जैसे ही आपने सैंपल इंजेक्ट किया, यहाँ पर ब्लैक कलर का बैंड दिख रहा है। ये ब्लैक कलर का जो बैंड है ये इंडिकेट करता है कि एक मिक्सचर को, जो इस मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया गया है। लेकिन 10 मिनट बाद जब यहाँ से सोल्यूट फ्लो हो रहा है, यहाँ से मोबाइल फेज फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स मोबाइल फेज की तरफ ज्यादा एफिनिटी है जिनकी, वो जल्दी जल्दी आगे निकल जाएंगे, और वो कंपोनेंट्स जिनकी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा एफिनिटी है वो स्लोली मूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से ये जो ब्लैक कलर का जो एक तरह का मास है उसमें से सेपरेशन होकर आपको 3 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहला जो है येलो, जो सबसे ज्यादा एफिनिटी उसकी मोबाइल फेज के साथ है, इसलिए वो सबसे आगे निकल गया। और सबसे ज्यादा स्टेशनरी फेज के साथ जिसकी एफिनिटी वो है ब्लू कलर का जो बैंड है, वो जो सबसे पीछे धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि स्टेशनरी फेज के साथ उसकी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। और बीच में काइंड ऑफ मॉडरेट है जिसकी दोनों के लिए बेसिकली एफिनिटी सेम है, स्टेशनरी और मोबाइल के फेज के लिए, तो वो सेंटर में चल रहा है। तो इस तरह से 3 एनालाइट के या 3 सोल्यूट्स के बैंड बन गए हैं, जो अब जैसे जैसे ये मूवमेंट होगी ना तो ये बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, राइट। तो सबसे पहले येलो कलर का कंपोनेंट निकलेगा, और जैसे ही येलो कलर का कंपोनेंट निकलेगा, यहाँ पर आप डायग्राम पे देख सकते हैं कंपोनेंट, जैसे देखिए ये कॉलम है, कॉलम में से सबसे पहले येलो कलर का निकला था। तो जैसे ही वो येलो कलर का सिग्नल गया तो सबसे पहले एक ग्राफ बन गया इस तरह से। और जैसे ही अभी रेड कलर का पास हो रहा है तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आधा बैंड पास हुआ है सिर्फ, तो आधा ग्राफ सॉलिड हो गया है, और ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आगे बचा हुआ कितना आने वाला है, तो वो रेड कलर का आ जाएगा। और फिर आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर भी एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये दिखाने के लिए कि जैसे जैसे ये ब्लू कलर का इसके अंदर आएगा, डिटेक्टर के अंदर सोल्यूट निकल कर आएगा एल्यूट होकर, तो उसका भी इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका क्रोमेटोग्राम होता है। इस तरह से क्रोमेटोग्राम जो जनरेट होगा उसके आधार पर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास
हमारा जो मिक्सचर है उसके अंदर 3 अलग-अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। When a sample is injected, it is adsorbed on the stationary phase, and the solvent phase or mobile phase passes through the column to separate the compound one by one based on the relative affinity to the packing material and to the solvent. तो ये जो रिलेटिव एफिनिटी है, रिलेटिव एफिनिटी, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना रिलेटिव एफिनिटी के बारे में है। जब हम कहते हैं कि आपका जो स्टेशनरी फेज है नॉन पोलर है, और हम कहते हैं कि आपका जो सॉल्वेंट है या मोबाइल फेज है वो है पोलर इन नेचर एचपीएलसी में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दे आर एक्सट्रीमली नॉन पोलर एंड एक्सट्रीमली पोलर, राइट, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये होता है कि उनके बीच में एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए डिनोट करने के लिए हम पोलर और नॉन पोलर कहते हैं। सच बात तो ये है कि थोड़ा बहुत पोलरिटी तो स्टेशनरी फेज में भी रहेगा और थोड़ा बहुत नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके इसमें भी रहेंगे, मोबाइल फेज में भी रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जर्व करने मिलेंगी दोनों ही सिचुएशंस में। मेन इशू ये है कि उनकी ये जो एबिलिटी है एफिनिटी पोलैरिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस है, जिस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं केमिकल मिक्सचर के वो सेपरेट हो सकते हैं। अगर दोनों के पोलैरिटी में अगर डिफरेंस कम है तो ये सेपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपको अच्छा रेजोल्यूशन तभी मिलेगा जब दोनों ही मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की पोलैरिटी में सब्सटेंशियल डिफरेंस हो। इसलिए इनको हमेशा इस तरह से ही रखा जाता है, अल्टरनेट रखा जाता है, यानी कि अगर बोलर फेज मोबाइल फेज आपका अगर पोलर है तो आपका स्टेशनरी फेज रिलेटिवली यानी कि कंपैरेटिवली नॉन पोलर होना चाहिए। अगर आपका स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज कंपैरेटिवली नॉन पोलर होना चाहिए। ओके, तो इस बात को समझ लीजिए। The component with the most affinity to the stationary phase is the last to separate. This is because high affinity corresponds to more time to travel to the end of the columns. क्योंकि affinity ज्यादा है तो ज्यादा समय लगेगा। आप छोटा सा एग्जांपल ही सोच लीजिए ना, अगर आप किसी मेले में जाते हो, कोई फन फेयर चल रहा है, राइट, वहां पर छोटे छोटे बच्चे अगर कोई फैमिली लेकर जाती है तो समझ लीजिए कि फैमिली में सभी हैं, टीनेजर्स भी हैं, स्मॉल चिल्ड्रन भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, राइट। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे ना तो आप देखोगे कि अगर गेम स्टॉल्स वगैरह हैं तो वहां पर छोटे बच्चों की मूवमेंट एकदम स्लो हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि एफिनिटी ज्यादा है, वो गेम्स खेलना चाहते हैं, वो खिलौने खरीदना चाहते हैं मे बी, तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, राइट। जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर कपड़ों की दुकान होगी, तो मे भी हो सकता है जो टीनेजर्स हैं वो फैशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो वो कपड़े खरीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कैसे फैशन एक्सेसरीज है, तो वहां पर उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि उनकी एफिनिटी क्लोथिंग शॉपिंग के साथ है, राइट। सिमिलरली अगर कोई घर में इस्तेमाल करने वाली कोई अच्छी चीज है, कोई यूटिलिटी बेस्ड, राइट, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है जिससे फैमिली को पूरा फायदा होने वाला है, लेट अस से अ पीस ऑफ फर्नीचर, राइट, हमें घर में एक ऑर्नेट ऐसा एक छोटे से फर्नीचर की पीस की जरूरत है, एक अलमारी की जरूरत है, कबर्ड की जरूरत है, तो ऐसा कबर्ड कोई दिखता है तो वहां पर जो एडल्ट्स हैं जो शॉपिंग के इंचार्ज होते हैं ऐसी चीजों के, वो वहां पे थोड़े स्लो हो जाएंगे। तो जिसकी जिसकी जिसके साथ जैसे एफिनिटी है उसके बेसिस पर उनकी स्पीड कम या ज्यादा होती है, राइट। और इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे जो गेम जोन में थोड़े से स्लो हो गए हैं, समझ लीजिए कि उनको उससे ज्यादा क्या पसंद है, लेट अस फॉर एग्जांपल से कि कोई सुपर हीरो, जैसे कोई कैप्टन अमेरिका ले लीजिए, कैप्टन अमेरिका या फिर आयरन मैन बच्चों को ज्यादा पसंद है, वो छोटे से जो गेम्स है उनसे। तो समझ लीजिए अगर कैप्टन अमेरिका चलकर उस मेले में से पास हो रहा है या आयरन मैन पास हो रहा है, तो बच्चे गेम छोड़ देंगे और उसके साथ भागेंगे। तो उनकी एफिनिटी इनिशियली उस गेम स्टोर के साथ तो थी, लेकिन उनकी एफिनिटी विद आयरन मैन उससे कई ज्यादा थी, तो वो गेम स्टोर को छोड़ देंगे और उसके पीछे भागने लगेंगे आयरन मैन के पीछे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिलेटिव कंपैरिजन हो रहा है एफिनिटी का, जिसके साथ ज्यादा एफिनिटी है उसके साथ वो चले जाएंगे। ओके, तो इसी कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। सारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो है वो बेसिक इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसकी जिसके साथ ज्यादा एफिनिटी वो उसके साथ चला जाएगा, और इसी प्रिंसिपल की वजह से सेपरेशन होगा, सेपरेशन की वजह से सेपरेट बैंड्स क्रिएट होंगे, सेपरेट बैंड्स अलग अलग टाइम पर सेपरेटली एल्यूट होंगे या फिर एग्जिट करेंगे, और उसी तरह से वो डिटेक्टर में भी जाएंगे जहां पर उनके जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके आधार पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही आपको एक क्रोमेटोग्राम भी प्रिंट करने में मदद करेगा, ये सारा डेटा। और क्रोमेटोग्राम के बेसिस पे फिर आप इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर सकते हो कि आपके मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनकी प्यूरिटी क्या है, और साथ ही साथ उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है। तो ओवरऑल आपको ये समझना होगा कि ये क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो कुछ ऐसा होता है। ये हम आगे आने वाले जो गैस क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड सेशंस है ना, तो उसमें भी बेसिकली यही रहने वाला है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये बदलेगा नहीं। तो अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एचपीएलसी क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है मेजरिंग लेवल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड सच एज अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स इन फिजियोलॉजिकल सैंपल्स। आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने ब्लड सैंपल ले लिया, टेस्टिंग के लिए भेज दिया,
तो उसमें ब्लड शुगर कितना है वो चेक करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन्स कितने हैं। अलग अलग बीमारियां होती हैं जिसमें बॉडी के जो अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर केमिकल्स होते हैं ना, क्रिटिकल केमिकल्स, उनकी लेवल में कम ज्यादा अप्स एंड डाउन आने की पॉसिबिलिटी होती है, राइट। तो जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उनका ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ जाएगा, राइट। अगर किसी के किडनी में कुछ तकलीफ हो रही है तो बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के इंडिकेशंस होते हैं। तो ये जो टेस्टिंग होती है ये एचपीएलसी का इस्तेमाल करके ये टेस्टिंग की जा सकती है। और जब केमिकल के लेवल्स डॉक्टर को समझ में आते हैं तो उसको स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपेयर करके वो एक अंदाजा लगाते हैं कि पेशेंट की तकलीफ एक्चुअली है क्या। तो डायग्नोसिस में ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग्स करते हैं हम, उसमें एचपीएलसी का काफी बड़ा रोल है। प्यूरिफाई सेकंड सेकंड उसका एप्लीकेशन है प्यूरिफाइंग कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर्स। आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर में से कोई पर्टिकुलर एक ही कंपाउंड आपको निकालना है, आप एचपीएलसी कर सकते हो। तीसरा है मेजरिंग लेवल्स ऑफ एक्टिव ड्रग्स, सिंथेटिक बाय प्रोडक्ट्स और डिग्रेडिंग प्रोडक्ट्स इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन होती हैं उनके अंदर एक ही केमिकल नहीं होता है, उनमें 10-15 अलग अलग टाइप के केमिकल्स अलग अलग रीजंस की वजह से मिक्स किए जाते हैं। ये इस तरह से किया जाता है कि आपकी मेडिसिन की शेल्फ लाइफ बढ़े, स्टेबिलिटी बढ़े, उसको कंज्यूम करने में आसानी हो, राइट। ऐसे काफी सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं। बात यह है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स केमिकली एक्टिव होते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके एक्टिविटी की वजह से डिग्रेडेशन होता है, जिस वजह से एक्सपायर हो जाते हैं, यानी दे आर नो लॉन्गर फिट फॉर यूज। तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मेजर करना है कि आपकी मेडिसिन जो आप क्लेम कर रहे हो कि 2 साल तक चलने वाली है, तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास कुछ सैंपल्स रख के टेस्ट करने होते हैं कि भाई जब मैंने फ्रेशली मेडिसिन बनाई तो उसके अंदर ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के पर्टिकुलर लेवल्स थे, जो आपको एचपीएलसी से पता चलेगा। 6 महीने के बाद आप एक नया सैंपल लोगे उसी पर्टिकुलर बैच का, और उसकी वापस टेस्टिंग करोगे, फिर उसमें आपको लेवल थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन आपकी जो एक्सेप्टेंस लिमिट है उसके कंपेरेटिवली वो सही होगी, तो आप कहोगे कि यस द प्रोडक्ट इज स्टिल गुड फॉर यूज। फिर आप 1 साल बाद करोगे, 1.5 साल बाद करोगे, 2 साल बाद करोगे। तो 2 साल तक आपको इंश्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट सेफ और स्टेबल रहना चाहिए। तो इस तरह के जो टेस्टिंग होते हैं, जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन फिर डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि मुझे जितनी मेडिसिन चाहिए कि उस टैबलेट में अभी भी उतनी मेडिसिन है, वो चेक करने के लिए एचपीएलसी यूज होता है। सेपरेटिंग पॉलीमर्स एंड डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलीमर्स इन ए मिक्सचर। तो अलग अलग पॉलीमर्स का अगर मिक्सचर है तो उन पॉलीमर्स को अलग करना, उनके मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, उसको पूरा करने के लिए भी एचपीएलसी का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा एप्लीकेशन है मेजरिंग लेवल्स ऑफ हैजर्डस कंपाउंड्स सच एज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आया है, फॉर एग्जांपल मोस्टली फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी कितनी है। ये अगर आपको चेक करना है तो यू विल अगेन हैव टू लीन ऑन एचपीएलसी एज अ मेथडोलॉजी। सिक्स्थ एप्लीकेशन है क्वालिटी कंट्रोल। किसी भी तरह का क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करना है तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग यानी आप क्वालिटी चेक कर रहे हो। क्वालिटी चेक कर रहे हो मतलब आप देख रहे हो कि जो क्लेम किया जा रहा है प्रोडक्ट काम करने वाला है, उसके 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 अंदर जो परसेंटेज है पर्टिकुलर कंपोनेंट का, वो जो क्लेम किया जा रहा है वो सही है कि नहीं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आप क्वांटिटी कम या ज्यादा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम है तो आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, ज्यादा है तो टॉक्सिक हो सकता है। ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं जो आपने ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर ली तो आपके बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऐसे सिचुएशन में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में एचपीएलसी एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है। मॉनिटरिंग द एनवायरमेंटल सैंपल्स। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए जो सैंपल्स आते हैं उनमें भी एचपीएलसी काफी काम करता है। नदी का पानी ले लीजिए तो आप बता सकते हैं नदी में पेस्टिसाइड्स केमिकल्स तो कुछ मिक्स नहीं हो रहे, उसमें कोई हैवी मेटल पॉइजनिंग तो नहीं हो रहा है, उसका पीएच तो बराबर है कि नहीं। तो इस तरह के जो काफी सारे अलग अलग टेस्टिंग किए जाते हैं उनमें से एक एचपीएलसी भी होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है एयर के सैंपल्स को ट्रीट करने के लिए, या फिर उससे रिलेटेड और बाकी बहुत सारे अलग अलग जो टेस्टिंग होते हैं एनवायरमेंटल टेस्टिंग के लिए। सॉइल का अगर आपको सैंपल टेस्ट करना है तो अगेन ये आपके काम में आएगा। फॉलोइंग सिंथेटिक रिएक्शंस। आप अगर केमिकल इंडस्ट्री में अगर कुछ केमिकल रिएक्शन कोई केमिकल रिएक्शन को एग्जीक्यूट करके अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाना चाह रहे हो, तो उसकी जो केमिकल रिएक्शन बढ़ती है धीरे धीरे, उसकी प्रोग्रेस को मैप करने के लिए भी आप एचपीएलसी यूज कर सकते हो। आप जानते हैं थ्रू योर प्रीवियस एक्सपीरियंस कि कौन से केमिकल रिएक्शन के कितने स्टेजेस हैं। तो आपको पता होगा कि कौन से स्टेज पे किस तरह का रिएक्टेंट जो है, राइट, उसकी कितनी लेवल होनी चाहिए। तो आप उस टाइम पर एक सैंपल निकालोगे, सैंपल का एचपीएलसी टेस्ट करोगे, एचपीएलसी टेस्ट करने के बाद आपको क्वांटिटी पता चलेगी, और फिर आप स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसको कंपेयर करोगे। अगर वो सही है तो वेल एंड गुड, फिर आप वापस थोड़ी देर बाद वापस टेस्टिंग करोगे, और अगर गड़बड़ है तो फिर जो भी करेक्शन करना आवश्यक है उस सिचुएशन को सही करने के लिए वो आप करोगे। तो इस तरह से काफी बड़ा एप्लीकेशन है एचपीएलसी का। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, दूसरी जितने भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं उन सभी में ये एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया है तो मैं आपको वापस एक बार बता दूं, इन 8 एप्लीकेशंस में बेसिकली पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप कवर हो गया है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो,
और चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, राइट? तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज बेसिकली इस ब्रैकेट में आ जाती हैं। तो एचपीएलसी इज अनअवॉइडेबल, यू हैव टू परफॉर्म एचपीएलसी टेस्ट एट सर्टेन पॉइंट, यू कैनॉट, यू जस्ट कैनॉट अवॉइड इट। अब देखते हैं इन शॉर्ट एक फोटोग्राफ के थ्रू कि एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली दिखता कैसा है। तो वो कुछ ऐसा दिखने में होता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले है सॉल्वेंट रिजर्वॉयर। ये बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं, इन बॉटल्स के अंदर वो सॉल्वेंट रखा जाता है जो मोबाइल फेस की तरह काम करता है और इसके थ्रू पास होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 डिफरेंट बॉटल्स हैं, ए बी सी डी। तो ये अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं जिनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग सैंपल्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। अब अगर आप चाहें कि आपको पर्टिकुलर सैंपल के लिए दो मोबाइल फेस चाहिए, आपको लेटेस्ट से मोबाइल फेस ए एंड मोबाइल फेस बी दोनों चाहिए और उनका प्रोपोर्शन 50-50% चाहिए, तो आप सिस्टम में प्रोग्राम कर सकते हो। तो सिस्टम क्या करेगा, बराबर यहाँ से 50% और इसके पीछे की जो बॉटल है उससे 50% ए और बी में से लेगा, उनको अच्छे से मिक्स करेगा और फिर एज अ मोबाइल फेस सिस्टम में इंजेक्शन फ्लो उसका करवाएगा। तो कुछ इस तरह से काम होता है। अगर आपको चारों का कोई पर्टिकुलर मिक्सचर चाहिए, लेटेस्ट से 25-25-25% चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। तो बेसिकली आप सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते हो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो आपके सैंपल का क्रोमेटोग्राफिकल एनालिसिस करने के लिए जरूरी है। उसके नीचे है पंप। पंप इनमें से सक करेगा सॉल्वेंट को, उसको मिक्सिंग करेगा और फिर आगे पुश करेगा। यहाँ पर इंजेक्टर एरिया है, ये ऑटो इंजेक्टर है। ऑटो इंजेक्टर में आपको बस एक एम्पूल रखनी होती है। इसके अलावा फिजिकल इंजेक्टर भी होता है एक, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इस फोटो में सिर्फ ऑटोमेटिक इंजेक्टर है। तो यहाँ पर आप वायर रख दोगे, वायर का स्टेशन होगा, स्टेशन आप कंप्यूटर में प्रोग्राम करोगे। उस स्टेशन के हिसाब से एक प्रोब आएगा, प्रोब उसके अंदर नीडल इंसर्ट करके सैंपल सक करके एनालिसिस परफॉर्म कर देगा। उसके बाद जिस कॉलम की हम बात कर रहे हैं जिसमें सेपरेशन हो रहा है वो यहाँ पर सेकंड लास्ट लेयर पर है और उसके नीचे डिटेक्टर है। तो कॉलम में से जो पास हो रहे केमिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू देयर डिफरेंस इन रिलेटिव एफिनिटी, और इसी वजह से वो सेपरेटली एल्यूट भी होंगे। एल्यूट यानी एग्जिट करेंगे कॉलम से। तो वो जैसे ही एग्जिट करेंगे वो डिटेक्टर के अंदर जाएंगे, डिटेक्टर के अंदर उनका एनालिसिस होगा और एनालिसिस होने के बाद कंप्यूटर एक सफिशिएंट उस सिग्नल को डिकोड करके ऐसा आउटपुट जो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं हमें प्रेजेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमेटोग्राफ। तो एचपीएलसी सिस्टम इन जनरल कुछ ऐसा होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो सॉल्वेंट रिजर्वायर या पंप या इंजेक्टर्स, ये इन डिटेल हम अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इनकी अगर पूरी जानकारी किसी भी स्टूडेंट को ना हो तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा इस सिस्टम को ऑपरेट करना और समझना कि एक्चुअली कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक और डिटेल डायग्राम के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लो कैसे होता है। पिछला वाला जो था फोटो, उसमें सिर्फ हम अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स को हमने विजुअली चेक किया कि हाँ भाई है। अब देखते हैं कि एक्चुअल फ्लो कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट ए है, सॉल्वेंट बी है, ये दोनों में से फ्लो हो रहा है अपने अपने रिलेटिव पंप में। पंप उनको सक कर रहे हैं और यहाँ से पंपिंग शुरू हो गया। देखिए डी गैसर भी है यहाँ पे। डी गैसर का क्या काम है, डी गैसर वो सॉल्वेंट्स के अंदर अगर डिजॉल्व गैसेस हैं तो उनको निकाल देगा, राइट? क्योंकि डिजॉल्व गैसेस कैन, दे आर आफ्टर ऑल केमिकल्स, गैस है तो क्या हुआ, केमिकली है ना, वो रिएक्ट करेंगे अननेसेसरीली, वो आपके जो केमिकल एनालिसिस है उसमें इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, एरर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट ही है, सॉल्वेंट के अंदर जो डिजॉल्व गैसेस है वो नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए डी गैसर भी है यहाँ पे। डी गैसर सारे जो मिक्स्ड एयर है उसको निकाल देगा। और फिर पर्जिंग पंप भी है। पर्जिंग पंप क्या करेगा, अगर पुराना कोई लिक्विड उसमें बचा हुआ है तो उसको भी खाली करने का काम करेगा। जब एनालिसिस पूरा हो जाता है तो ट्यूब में तो कुछ ना कुछ लिक्विड तो बच जाएगा ना, इसको खाली करने के लिए पर्जिंग पंप भी होता है। फिर मिक्सर है यहाँ पर। मिक्सर जो दोनों सॉल्वेंट्स को हमने जिस जिस फॉर्मूला के हिसाब से सेट किया है उसमें वो मिक्स करेगा और फिर जो मिक्स्ड मोबाइल फेज है उसको वो फीड करेगा सिस्टम के अंदर, यहाँ पर जिसको हम स्विचिंग वॉल कहते हैं। स्विचिंग वॉल में जैसे ही वो लिक्विड आएगा तो यहाँ से वो कंटिन्यूसली रन हो रहा है। कहाँ से रन हो रहा है, कॉलम में से। लेकिन कॉलम में से कब रन होगा, जब आपको एनालिसिस करना है, तब तक ये स्विचिंग वॉल रोटेट होगा और ये सॉल्यूशन जो है ये सीधा आपके जो रिजर्वायर है, वेस्ट रिजर्वायर, उसमें जाता रहेगा। ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट करते हो, और तो इंजेक्ट करने से पहले थोड़ा देर पहले यहाँ से लिक्विड फ्लो होना शुरू हो जाएगा और उसी फ्लो में ये सैंपल सक होके यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये स्विचिंग वॉल है ना, ये थोड़ी देर के लिए सप्लाई जहां चाहे वहां भेज सकता है। इट्स लाइक जैसे आपने देखा होगा रेलवे की पटरी बदलती है ना, जब रेलवे आ रही है पटरी चेंज हो जाती है तो रेलवे का ट्रैक भी चेंज हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, ये ट्रैक चेंज करता है हमारे लिक्विड फ्लो का। तो कुछ देर के लिए वो रिजर्वायर की तरफ भेजेगा पर्जिंग के टाइम पे, जब उसको पुराना जो अगर कुछ बचा हुआ होगा या फिर क्लीनिंग करना है तो जैसे उसका काम पूरा हो जाए तो वो इधर भेजना शुरू कर देगा कॉलम के अंदर।
फिर सैंपल इसके साथ कॉलम में से जाएगा, सेपरेट होगा, और एक एक करके कंपोनेंट्स बाहर निकलेंगे जो यहाँ पर डिटेक्टर में जाएंगे। डिटेक्टर के थ्रू डेटा इंटीग्रेटर वाला जो सिस्टम होता है उसमें डेटा कैप्चर होगा और वहां से क्रोमेटोग्राम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे यहाँ से कंपोनेंट निकल रहा है तो पीक भी मिल रहे हैं। इसी बात को मॉनिटर करते हुए ये जो नीचे का फ्रैक्शंस कलेक्शन वाला जो सिस्टम है वो बराबर आपको जो 4-5 जो कंपोनेंट्स हैं आपके सैंपल में उनको भी सेपरेट करके दे देगा। फिर आप वो कंपोनेंट्स को फिर फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक आइडिया है एचपीएलसी सिस्टम की और ये कैसे काम करता है। तो एचपीएलसी सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में हमने देख लिया है। इसमें मोबाइल फेज रिजर्वायर आ जाता है, सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम यानी कि पंप, सैंपल इंट्रोडक्शन डिवाइस यानी कि इंजेक्टर, एचपीएलसी कॉलम, डिटेक्टर, वेस्ट रिजर्वायर, कनेक्टिव ट्यूबिंग और पीसी इंटीग्रेटर एंड रिकॉर्डर यूज किए जाते हैं। तो इन सिस्टम कंपोनेंट्स को अब हम जरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला है मोबाइल फेज रिजर्वायर। तो इसका हम फीचर देख लेते हैं क्या है। द मोबाइल फेज रिजर्वायर कैन बी एनी क्लीन इनर्ट कंटेनर अप टू with volume of up to 1 to 2 liter capacity and equipped with ports for entry and exit of connective tubing। तो ये कोई भी ऐसा मटेरियल, इनर्ट मटेरियल से बना हुआ एक कंटेनर हो सकता है जिसके अंदर आप आपका जो मोबाइल फेज है उसको स्टोर कर सकते हो। इट हैज टू बी क्लीन और उसके ऊपर मैनीफोल्ड वाला एक कनेक्टिव ट्यूबिंग पोर्ट होना चाहिए कुछ इस तरह से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके थ्रू जब आप कनेक्शन करोगे तो ये एयर टाइट आपको सील देता है। तो बेसिकली इसकी वजह से आप रिलैक्स रह सकते हो कि आपका जो मोबाइल फेस उसके अंदर बाहर से कोई कंटेमिनेंट अंदर नहीं जाएगा। ये 3 पोर्ट्स हैं। इनका काम ये होता है कि इसमें से आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। एक होता है वेंट के लिए जिसके ऊपर वाटर एब्जॉर्बिंग और कोई भी गैस को अंदर ना जाने दे इस तरह का वेंट होता है। एक पे ये रहेगा ट्यूबिंग को ले जाने के लिए और एक ड्रेन करने के लिए। इस तरह से आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो, ऐसे अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल सॉल्वेंट जग, लेबोरेटरी फ्लास्क एंड कमर्शियल रिजर्वर, कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये कमर्शियल रिजर्वर का इमेज है। दूसरा एचपीएलसी का सिस्टम है, सिस्टम कंपोनेंट है, वो है सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एचपीएलसी में जब सॉल्वेंट या मोबाइल फेज फ्लो हो रहा है थ्रू कॉलम एंड थ्रू द एंटायर सिस्टम, उसका जो फ्लो रेट होता है ना वो काफी क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने के लिए। क्योंकि अगर फ्लो डिस्टर्ब होता है ना तो बेसिकली आपका एरर, रिजल्ट में भी एरर आ जाता है। सो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपका जो फ्लो है या फिर आपका जो प्रेशर है लिक्विड का जो पंप हो रहा है थ्रू द सिस्टम वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। और खास करके जब सैंपल इंजेक्ट किया जाता है ना तब तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए फिर बहुत ही स्पेशलाइज्ड पंप्स बनाए जाते हैं और इसके 3 टाइप्स भी हैं। वो 3 टाइप्स क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन, पंप और सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम इंश्योर्स डिलीवरी ऑफ अ प्रिसाइज रिप्रोड्यूसिबल कांस्टेंट एंड पल्स फ्री फ्लो ऑफ मोबाइल फेज। तो आपका जो मोबाइल फेज का जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज मतलब जैसा आप चाहें वैसा, रिप्रोड्यूसिबल मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करते आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए यानी कि उसमें चेंजेस नहीं चाहिए, और पल्स फ्री होना चाहिए। पल्स फ्री, देखिए कांस्टेंट तो फिर पल्स के साथ भी आ सकता है ना, हर थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा जर्क करेगा। सो इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ एज अ कांस्टेंट फ्लो, राइट। लेकिन वो पल्स फ्री भी होना चाहिए यानी कि आपको कंटिन्यूअस एकदम स्मूथ फ्लो मिलना चाहिए मोबाइल फेज का। ऐसे पंप्स की आपको जरूरत होती है और ऐसे बेसिकली 3 टाइप हैं। पहला है कांस्टेंट प्रेशर पंप जिसको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप भी कहते हैं, और ये कांस्टेंट प्रेशर हमेशा लिक्विड का मेंटेन कर रखेगा। दूसरा है सिरिंज बेस्ड पंप। सिरिंज बेस्ड पंप में पिस्टन होता है, प्लंजर होता है, और फिर अकॉर्डिंग टू प्रेशर वो सॉल्वेंट को पुश करता है सिस्टम में। और तीसरा है कांस्टेंट फ्लो पंप। कांस्टेंट फ्लो पंप का तो जो मेन फीचर होता है कि वो जो फ्लो है, फ्लो रेट को वो कांस्टेंट मेंटेन करता है। ओके, तो ये 3 टाइप के पंप्स हैं। अगला है सैंपल इंट्रोडक्शन डिवाइस। ओके, सैंपल डिलीवरी सिस्टम में पंप तो कवर कर लिए हमने। अब सैंपल कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसके लिए एक इंजेक्टर होता है। देखिए यहाँ पर इंजेक्टर, यहाँ पर अगर आप इमेज पर देखोगे यहाँ पे लिखा है लोड और यहाँ पर लिखा है इंजेक्ट और बीच में एरो है। तो जब आपको इंजेक्ट करना है ना तो आपको ये जो नॉब है ब्लैक कलर का इसको पुल करना है इंजेक्ट की तरफ। जब इंजेक्ट की तरफ पुल करेंगे तो ये अपर्चर ओपन होगा और उसमें आपकी जो माइक्रो सिरिंज है उसमें आपने केयरफुली वे किया हुआ जो सॉल्यूशन है उसको आप इंजेक्ट करोगे। इंजेक्ट करने के बाद फिर जैसे ही आप इंश्योर हो जाते हो कि सारा का सारा सैंपल जा चुका है तो आप इस नॉब को घुमाकर लोड कर दोगे ताकि फिर वापस जो इसका फ्लो है मोबाइल फेस का वो रिस्टोर हो सके। तो चलिए देखते हैं डिटेल में ये क्या कैसे काम करता है। एचपीएलसी इंजेक्शन इज अ टेक्निक टू इंजेक्ट द सैंपल विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्लो रेट एंड द प्रेशर ऑफ द एचपीएलसी सिस्टम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सैंपल को भी इंट्रोड्यूस करना है और जो फ्लो रेट है या फिर उसका जो प्रेशर है उसको भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है। तो इसके लिए इसमें कुछ फीचर्स होना आवश्यक है। इसकी नेसेसिटीज क्या क्या है वो देखते हैं। इंट्रोड्यूस द सैंपल विद कांस्टेंट प्रेशर एंड फ्लो रेट ऑफ द एचपीएलसी सिस्टम। तो एकदम कांस्टेंट प्रेशर के साथ ही उसको इंट्रोड्यूस कीजिए सिस्टम के अंदर। मतलब
आप जितना फिजिकली कर सकते हैं उतना। इंट्रोड्यूस द सैंपल विदाउट एयर बबल्स, सैंपल में एयर बबल नहीं होनी चाहिए। इंजेक्शन वॉल्यूम ऑफ सैंपल्स आर इन माइक्रोलीटर सो इट शुड बी एक्यूरेट, और क्योंकि एकदम छोटा सैंपल है ना, माइक्रोलीटर मतलब बहुत ही छोटा होता है, तो इतना कम सैंपल आप इंजेक्ट कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्यूरेट हो, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती अगर होगी तो आपके जो ओवरऑल रिजल्ट है उसमें मेजर इश्यूज आ सकते हैं। सैंपल मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी पार्टिकुलर मैटर, और सैंपल तो डेफिनेटली उसमें पार्टिकुलर मैटर नहीं होना चाहिए। इसी बात को अवॉइड करने के लिए जब हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं तो कई लोग निडल के ऊपर एक प्री फिल्टर लगा देते हैं, ताकि सॉल्यूशन जब पास हो रहा है आपके इंजेक्टर के अंदर, तो वो फिल्टर इमीडिएटली फिल्टर होकर फ्रेश सॉल्यूशन अंदर जाए, ताकि पार्टिकुलर मैटर वहां पे इंट्रोड्यूस ना हो सके। छोटे छोटे डिस्क फिल्टर आते हैं जो सिरिंज के ऊपर लग सकते हैं। तो ये था आपका इंजेक्टर। उसके अलावा सैंपल इंट्रोडक्शन डिवाइस में इंजेक्टर के अलग अलग टाइप्स भी हैं जो यूज किए जा सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये मैनुअल था। दूसरा ऑटोमेटिक वाला भी आता है, जो हमने फर्स्ट वाले इमेज में देखा था। यहाँ पर इसका क्लोजअप इमेज है, आप देख सकते हैं। तो इसमें कैपेसिटी होती है, काफी सारे स्लॉट्स होते हैं जिसमें आप आपके सैंपल बनाकर लोड कर सकते हैं। लोड करने के बाद फिर आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डिफाइन करेंगे और सिस्टम को एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे कि सिस्टम अपने आप आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो एक एक करके सैंपल्स को सैंपलिंग करता रहेगा, उनको इंजेक्ट करता रहेगा और एनालिसिस कंप्लीट करके आपको रिजल्ट भी देता रहेगा। तो ये एक तरह से ऑटोमेटेड वर्क हो जाता है पूरा, एक बार आपने सिस्टम को लोड करके स्टार्ट कर दिया तो इसमें कुछ टाइप्स है सैंपल इंजेक्टर के, चलिए देखते हैं। पहला है सिरिंज एंड सेप्टम इंजेक्टर। तो सिरिंज एंड सेप्टम इंजेक्टर होता है, उसके अंदर बेसिक आपका जो मैनुअल वर्क है उस हिसाब से ये किया जाता है। तो जो आपका जो इंजेक्टर है उसके अंदर एक सेप्टम होता है, आप लोड वाला ऑप्शन के बजाय इंजेक्ट वाला ऑप्शन पर जाते हो तो सेप्टम के थ्रू आप इंजेक्ट कर सकते हो, फिर आप लोड करके उसको बंद कर देते हो। सेकंड टाइप है लूप वाल्व इंजेक्टर। तो इसमें कंप्लीट फिलिंग और पार्शियल फिलिंग ये मैकेनिज्म है, हम इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस कितने सारे टाइप्स होते हैं इंजेक्टर्स के ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। फिर ऑटोमेटेड इंजेक्टर सिस्टम होता है जिसमें पुल लूप इंजेक्शन, पुश लूप इंजेक्शन और इंटीग्रेटेड लूप इंजेक्शन, ये तीन टाइप के जो इंजेक्शन हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। अगर इन ये सारे मैकेनिज्म्स के बारे में अगर आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पर इन टॉपिक्स को जरूर सर्च कीजिए। इससे रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे 3D रेंडरिंग वाले वीडियोस यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको देख के और ज्यादा एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पर ले सकते हैं। अगला कंपोनेंट है हमारे एचपीएलसी सिस्टम का, जिसका नाम है एचपीएलसी कॉलम। ये सबसे इंपॉर्टेंट ना, दिस इज द हार्ट ऑफ द एचपीएलसी, क्योंकि सेपरेशन तो यहीं पर होगा। ये ठीक नहीं है तो फिर बाकी सारे तामझाम का कोई मतलब नहीं बनता, आपका काम ही पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत महंगे भी होते हैं। इट इज मोस्टली मेड ऑफ 316 एल ग्रेड स्टील। तो एचपीएलसी का जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो कॉलम होते हैं वो ज्यादातर 316 एल ग्रेड का जो स्टील होता है, जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड स्टील होता है, उसी से बनते हैं, विच इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इट इज पैक्ड विद सुटेबल स्टेशनरी फेस। तो ये कोरोजन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, दे डोंट करोड इजीली, और साथ ही साथ ये स्टेशनरी फेज के लिए इसके अंदर इसको अप्रोप्रिएट स्टेशनरी फेज, मतलब जिसकी भी चीज का आपको एनालिसिस करना है, सैंपल का एनालिसिस करना है, उसके अकॉर्डिंगली एक अप्रोप्रिएट स्टेशनरी फेज इनके अंदर पैक किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग साइजेस हैं कॉलम्स के, एक बहुत ही छोटा है और दूसरा काफी बल्की है। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन आप एक सुटेबल एचपीएलसी कॉलम सिलेक्ट करोगे और फिर उसको यूज करोगे आपके सिस्टम में। तो टाइप्स ऑफ एचपीएलसी कॉलम्स जो है ना उनको चला देख लेते हैं। नॉर्मल फेस कॉलम, रिवर्स फेस कॉलम, आयन एक्सचेंज कॉलम और साइज एक्सक्लूजन कॉलम। बेसिकली ये चार टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन कॉलम्स। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, नॉर्मल फेज कॉलम जो होता है ना उसमें स्टेशनरी फेज आपका पोलर होगा और मोबाइल फेज होगा वो रिलेटिवली नॉन पोलर होगा। जबकि रिवर्स फेज में सिर्फ उल्टा होता है, बाकी कुछ नहीं। रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर हो जाएगा और आपका जो मोबाइल फेज है वो रिलेटिवली पोलर होगा। बस इतना ही है कि उसके जो फेजेस हैं मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, उनकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी है, इसलिए इसके रिवर्स फेज कॉलम भी कहा जाता है और नॉर्मल फेज कॉलम भी कहा जाता है। तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी क्या है, आपका स्टेशनरी फेज पोलर है और आपका मोबाइल फेज रिलेटिवली नॉन पोलर है, तो नॉर्मल फेज हो गया, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में आपको उसके एग्जैक्टली उल्टा मिलेगा, आपका स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है, आपका मोबाइल फेज रिलेटिवली पोलर है, तो वो हो गया आपका रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। और इन दोनों टेक्निक्स के लिए जो कॉलम्स बनाए जाते हैं उनको नॉर्मल फेज कॉलम और रिवर्स फेज कॉलम कहा जाता है। सिमिलरली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी हमने इसमें देखा था क्लासिफिकेशन में, जो पिछला जो हमारा टीएलसी का प्रेजेंटेशन था उसमें। तो उसमें भी आप आयन एक्सचेंज का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली जो काम करेंगे उसके लिए आप आयन एक्सचेंज कॉलम्स यूज करते हो, जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहलाता है फिर। और फिर साइज एक्सक्लूजन के लिए साइज एक्सक्लूजन से रिलेटेड कॉलम्स। तो दोनों देखते हैं डिटेल में क्या लिखा है। सेपरेशन ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स एंड प्रोटीन्स। तो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में आपको
जो आइसोमर्स होते हैं उनका सेपरेशन आप कर सकते हो, पोजिशनल आइसोमर्स एंड प्रोटीन्स का भी आप सेपरेट कर सकते हो। यानी कि आपको याद होगा एप्लीकेशन में हमने देखा था कि पॉलीमर्स को सेपरेट करने में काम आता है, राइट। तो ये प्रोटीन जैसे पॉलीमर्स को सेपरेट करेगा, और जो आइसोमर्स होते हैं यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने में भी ये मदद करता है। उसी तरह से रिवर्स फेज में सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम, फॉरेंसिक एंड क्लिनिकल एनालिसिस के लिए ये यूज किया जाता है। और आयन एक्सचेंज में सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ चार्ज कंपाउंड्स लाइक लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, तो ऐसे कंपाउंड्स जिन पर चार्ज है, राइट, वो स्टार्टिंग से एक्सट्रीमली पोलर है काइंड ऑफ, राइट, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर, तो उनको सेपरेट करने के लिए आयन एक्सचेंज कॉलम यूज किया जाता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपका जो स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग आयंस का एक लेयर बना दिया जाता है। उस सिचुएशन में जब आपके जो सैंपल वाले जो आयंस है वो आते हैं, तो वो उनको रिप्लेस करते हैं, और जिस स्पीड से वो उनको रिप्लेस करते हैं उस हिसाब से फिर आगे जाके करंट डेवलप होता है, और करंट के बेसिस पे आप आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। साइज एक्सक्लूजन कॉलम में मॉलिक्यूल की जो साइज है उसके बेसिस पर आप सेपरेशन करते हो, तो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, राइट, या बायोटेक इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पर इसको काफी एप्लीकेशन है। तो ये साइज एक्सक्लूजन कॉलम्स जो है ना, इनका इस्तेमाल डीएनए टेस्टिंग या फिर बायोलॉजिकल सैंपल्स को हैंडल करने के लिए रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। तो चलिए नॉर्मल फेज कॉलम के एग्जांपल देख लेते हैं। पैक्ड विद बेयर सिलिका जेल और सिलिका जेल और सिलिका जेल मॉडिफाइड विद पोलर ग्रुप्स। तो पोलर ग्रुप्स ऐड करके अगर सिलिका जेल को मॉडिफाई कर दिया जाए तो वो थोड़ी मॉडिफाइड सिलिका जेल इसको कहते हैं। तो इस तरह के जो स्टेशनरी फेज है उसका नॉर्मल कॉलम्स में यूज किया जाता है, नॉर्मल फेज कॉलम्स में। रिवर्स फेज कॉलम्स में पैक्ड विद नॉन पोलर स्टेशनरी फेज, तो नॉन पोलर कोई भी स्टेशनरी फेज चलेगा। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में पैक्ड विद स्टेशनरी फेज बीड्स कॉल्ड रेजिन, तो रेजिन का मटेरियल होता है और उसके बीड्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स जैसा बनाकर उस कॉलम के अंदर पैक कर दिए जाते हैं, तो उसको आयन एक्सचेंज कॉलम्स कहते हैं हम। और फिर साइज एक्सक्लूजन कॉलम में पैक्ड विद सेमी परमिएबल पोरस बीड्स, फॉर एग्जांपल डेक्सट्रॉन जेल और पॉलीएक्रिलामाइड जेल। तो डेक्सट्रॉन जेल या पॉलीएक्रिलामाइड जेल जैसे जो सब्सटेंस होते हैं जो परमिएबल होते हैं, सेमी परमिएबल, उनकी ऐसी एक जेल का एक ऐसा लेयर होता है जिस लेयर के थ्रू आपका मोबाइल फेज फ्लो होता है और आपके जो एनालाइट्स हैं वो सेपरेट होते हैं। तो ये एचपीएलसी कॉलम के टाइप्स थे। अब देख लेते हैं इन डिटेल क्या क्या है हर टाइप के कॉलम के लिए। नॉर्मल फेज कॉलम के लिए क्या है पॉइंट, इट यूजेस पोलर स्टेशनरी फेज एंड अ नॉन पोलर यानी कि लो पोलैरिटी सॉल्वेंट्स मोबाइल फेज, ये हमने डिस्कस किया। नॉन पोलर कंपाउंड्स इल्यूट फास्टर देन पोलर कंपाउंड्स, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो मोबाइल फेज है नॉर्मल फेज में वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन पोलर के साथ वो ज्यादा अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और तेजी से आगे निकल जाएंगे, और इसलिए वो पहली बार मतलब दे एल्यूट फास्टर, वो इमीडिएटली एग्जिट कर जाते हैं मोबाइल फेज के साथ। जबकि जो पोलर कंपोनेंट्स हैं उनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होती है नॉर्मल फेज कॉलम्स में, और वो धीरे धीरे एल्यूट होते हैं, तो इसी बेसिस पे उनका सेपरेशन होता है। व्हेन वी इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द मोबाइल फेज एल्यूशन टाइम विल आल्सो इंक्रीज। अगर हमने नॉन पोलर मोबाइल फेज के अलावा थोड़ा सा उससे स्लाइटली ज्यादा पोलर मोबाइल फेज यूज कर लिया तो नेचुरली एल्यूशन टाइम बढ़ेगा, यानी कि जो सब कंपोनेंट्स है उनका सेपरेशन होने का और डिटेक्टर तक पहुंचने का जो टोटल टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। इट कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिप्रोड्यूस्ड, तो नॉर्मल फेज कॉलम्स रीयूज नहीं कर सकते और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। मोबाइल फेजेस आर नॉन पोलर, फॉर एग्जांपल मोबाइल फेजेस नॉन पोलर होते हैं जो नॉर्मल फेज कॉलम्स में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आईपीए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हेक्सेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, इथिल ईथर एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं जो सॉल्वेंट्स हैं इनको एज अ मोबाइल फेज नॉर्मल फेज कॉलम्स में यूज किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड रिवर्स फेज कॉलम्स की तरफ देखते हैं। इट यूजेस अ नॉन पोलर स्टेशनरी फेज एंड अ पोलर हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट मोबाइल फेज। पोलर कंपोनेंट्स इल्यूट फास्टर देन नॉन पोलर कंपाउंड्स, एग्जैक्टली उल्टा है ना। व्हेन वी इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द मोबाइल फेज इल्यूशन टाइम विल डिक्रीज नेचुरली, क्योंकि रिवर्स फेज में क्या है आपका जो मोबाइल फेज है वो पोलर है, तो अगर आप पोलैरिटी डिक्रीज करोगे तो इल्यूशन टाइम डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी बढ़ जाएगी ना पोलैरिटी कम करने पर, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर आप पोलैरिटी बढ़ाओगे तो वो जल्दी बाहर निकल जाएंगे। इट कैन बी रीयूज्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड, रिवर्स फेज कॉलम्स को आप रीयूज कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो। मोबाइल फेज आर पोलर कंपाउंड्स सच एज वाटर, एसिटोनाइट्रिल एंड मिथेनॉल एक्सेट्रा। अगले दो टाइप्स है हमारे आयन एक्सचेंज कॉलम। आयन एक्सचेंज कॉलम्स आर यूज्ड टू एनालाइज आयोनिक सैंपल्स, तो अगर आपका जो सैंपल है उसके अंदर आयोनिक केमिकल स्पीशीज है तो उनको सेपरेट करने के लिए आप आयन एक्सचेंज कॉलम यूज कीजिए। सेपरेशन इज बेस्ड ऑन चार्ज, तो उनके ऊपर चार्ज होता है। आपके कॉलम के अंदर भी चार्ज्ड बेड है और आपके सैंपल भी चार्ज्ड है। द स्टेशनरी फेज हैज फिक्स्ड आयंस एसोसिएटेड विद काउंटर आयंस दैट कैन बी एक्सचेंज्ड विद द आयंस प्रेजेंट इन द एनालाइट सैंपल व्हिच हेल्प्स टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनालाइट मिक्सचर, राइट। तो क्या किया है कि आपका जो स्टेशनरी फेज है
वो उसके ऊपर आयन चार्ज है और उस आयन चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर आयंस उसके ऊपर स्प्रे कर दिए गए हैं, अटैच कर दिए गए हैं। तो ये काउंटर आयंस को वो रिप्लेस कर देते हैं, वो आयंस जो आपके एनालाइट के सैंपल में आते हैं, राइट। और जैसे जैसे वो रिप्लेस करते जाते हैं उस वजह से उनको फिर पास होने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है, राइट। और यही रीजन है कि वो इस बेसिस पर वो सेपरेट होते हैं। जिनका जिनका आयनिक चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा देर उनको लगेगी सेपरेट होने के लिए, जिनका कम है वो जल्दी सेपरेट हो जाएंगे। तो बेसिक आइडिया यही है। लेस आयनिक कंपोनेंट्स एल्यूट फर्स्ट, इसलिए वो लेस आयनिक कंपोनेंट्स जो है वो जल्दी बाहर निकल जाते हैं और मोर आयनिक कंपोनेंट्स को टाइम लगता है। ऑन दी अदर हैंड साइज एक्सक्लूजन कॉलम, साइज एक्सक्लूजन कॉलम जैसा कि हमने देखा ये सेमी परमिएबल जेल है, राइट। तो इसमें जेल एक्ट्स लाइक अ स्पंज और इसमें से जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है उसको ज्यादा समय लगता है पास होने के लिए, छोटा मॉलिक्यूल जल्दी निकल जाता है। और इसी बेसिस पर लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल्स एल्यूट फर्स्ट, लार्ज मॉलिक्यूल्स एल्यूट लास्ट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन है। और इसी प्रिंसिपल पर सेपरेशन आपको देखने को मिलता है साइज एक्सक्लूजन कॉलम्स में। तो अब तक तो हमने ये देख लिया कि किस तरह से ये कंपोनेंट्स हैं। तो अब एचपीएलसी जो जो कॉलम है उसका वर्किंग भी देख लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लेकिन हम एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे कि इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फेज जो होता है लेफ्ट साइड से एंटर करता है और यहीं पर आपका सैंपल भी होता है। मोबाइल फेज जब एंटर करता है तो जो सैंपल है, सैंपल के अंदर जो एनालाइट्स प्रेजेंट हैं उनकी इंडिविजुअल जो पोलैरिटी या फिर एफिनिटी है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के, उसके बेसिस के ऊपर जैसे जैसे ये मोबाइल फेज फ्लो होता रहता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको सेपरेशन देखने को मिलता है। जैसा कि इस केस में ब्लैक कलर का जो सैंपल है उसमें से 3 अलग अलग डाई बैंड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, येलो, रेड एंड ब्लू। और जैसे ही ये सॉल्वेंट के फ्लो के साथ ये बाहर निकलते हैं, राइट, तो वो एंटर करते हैं डिटेक्टर में और डिटेक्टर में से पास होते वक्त वो एक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं जिसके बेसिस पे क्रोमेटोग्राम जनरेट होता है, जिसके आधार पर आप इंटरप्रिटेशंस कर सकते हो रिगार्डिंग सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द गिवन केमिकल मिक्सचर, राइट। जो आपके पास अननोन सैंपल है उसका। तो आपको एक बात समझनी होगी, अगर आपके जो इंग्रेडिएंट्स मोबाइल फेज के साथ ज्यादा एफिनिटी रखते हैं वो जल्दी एल्यूट हो जाएंगे, और वो एनालाइट्स जो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा एफिनिटी रखते हैं वो धीरे धीरे या लेट एल्यूट होंगे, एग्जिट करेंगे। तो आपका फोर्थ पॉइंट है द ब्लू डाई बैंड लाइक्स द पैकिंग मटेरियल मोर देन द मोबाइल फेज, इट्स स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन टू द पार्टिकल्स कॉजेस इट टू मूव सिग्निफिकेंटली स्लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ ज्यादा अट्रैक्शन है तो स्लो मूव कर रहा है। रेड बैंड ऑन द अदर हैंड हैज मॉडरेट अट्रैक्शन टू बोथ सॉल्वेंट एंड द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज, सो इट इज प्रोग्रेसिंग एट एन इंटरमीडिएट स्पीड, राइट। और येलो वाला तो सबसे फास्ट निकल जाएगा क्योंकि उसकी मोबाइल फेस के साथ ज्यादा एफिनिटी है। सिंस ईच डाई बैंड मूव्स एट अ डिफरेंट स्पीड वी आर एबल टू सेपरेट इट क्रोमेटोग्राफिकली, ऑलराइट। तो ये सेपरेट हो जाते हैं, फिर उनके जो सिग्नल है सिग्नल यहाँ पर जनरेट होते हैं कुछ इस तरह से। अगला जो हमारा कंपोनेंट है एचपीएलसी सिस्टम का वो है डिटेक्टर। कॉलम के जैसे ही डिटेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम तो सेपरेट कर देगा, तो कॉलम तक अगर आप सेपरेशन और सेपरेशन कर सकते हो बस, लेकिन आइडेंटिफिकेशन अगर आपको करना है तो आपको डिटेक्टर की आवश्यकता है। तो सेम सिस्टम में से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे एक्वायर करें, इसके लिए डिटेक्टर्स काम में आते हैं। डिटेक्टर्स उस सिग्नल को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेबल डेटा जनरेट करने का काम करते हैं, जिसके बेसिस पर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं डिटेक्टर्स कितने टाइप्स के हैं, इसके कौन कौन से कैटेगरीज हैं, इनके बेसिक हैंडलिंग फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एचपीएलसी डिटेक्टर्स डिटेक्ट एंड मॉनिटर सॉल्यूट्स एज दे आर एलुटेड फ्रॉम द कॉलम। तो इनका काम क्या है कि कॉलम में से जैसे जैसे एक एक सेपरेटेड कंपोनेंट बाहर आ रहा है उनको डिटेक्ट करना और उनको मॉनिटर करना, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है द डिटेक्टर जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द मोबाइल फेज और सॉल्यूट। तो जो एनालाइट आपका बाहर निकल रहा है और आपका जो मोबाइल फेज है उसकी कोई स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के साथ वो करस्पॉन्ड करता है, और उस प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट कंटिन्यूस करते रहता है वो ऑनलाइन बेसिस पर, उस उसके थ्रू जो सिग्नल जनरेट होता है उसके आधार पर वो डिटरमाइन करता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्वांटिटी कितना है। फॉर एग्जांपल इसके है यूवी एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, कंडक्टिविटी डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब इस पॉइंट पर आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये जो डिटेक्टर्स है ना ये एचपीएलसी के लिए स्पेसिफिक डिटेक्टर्स नहीं है। ये दीज डिटेक्टर्स आर इन जनरल कॉमन डिटेक्टर्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन पर्पस इन एनी एनालिटिकल इक्विपमेंट। किसी भी एनालिटिकल इक्विपमेंट में अगर कोई मन बना ले कि मैं मास स्पेक्ट्रोमीटर लगा कर ही रहूंगा तो आप लगा सकते हो, देयर इज नो इश्यू।
क्योंकि ये अपने आप में ही सेपरेट इक्विपमेंट है। यूवी एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, कंडक्टिविटी डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर और मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये खुद ही एक इक्विपमेंट है, खुद ही एक इंस्ट्रूमेंट है, जिनको आप एक दूसरे एनालिटिकल या सेपरेशन इक्विपमेंट के साथ ज्वाइंट करके उसके जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो डिटेक्टर्स आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑन देयर ओन। तो उसकी जो कैटेगरीज है वो देख लेते हैं। चलो, बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स यानी कि इनको यूनिवर्सल डिटेक्टर्स कहा जाता है, और सॉलिड प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स जिनको सिलेक्टिव डिटेक्टर्स कहा जाता है। बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स क्या होते हैं? दे मेजर अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सोल्यूट एंड मोबाइल फेज। तो ये क्या करते हैं, कोई भी एक प्रॉपर्टी जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, सोल्यूट और मोबाइल फेज की दोनों काउंट करेंगे एक साथ। तो वो बल्क के पूरा एनालिसिस कर रहे हैं ना एक साथ, इसलिए उनको बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स कहा जाता है। जबकि सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सिर्फ सोल्यूट की मेजर करते हैं, इसलिए उनको सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर कहा जाता है। सिलेक्टिव यानी कि वो किसी एक ही कंपोनेंट की क्वालिटी, क्वांटिटी या प्रॉपर्टी चेक करेंगे। इसके एग्जांपल्स बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स के हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर या इवेपोरेटिंग लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर। जबकि सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स के एग्जांपल में यूवी अब्जॉर्बेंस डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर और मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्टर आ जाते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अलग अलग टाइप के जो डिटेक्टर्स हैं उन पर डिस्कशन करें। लेकिन डिटेक्टर के बारे में डिस्कशन करने से पहले ये काफी सिग्निफिकेंट है कि एक आइडियल डिटेक्टर की क्या क्या सैलिएंट फीचर्स होते हैं, ये हम अच्छे से समझ लें। हमें ये समझ हमें पता होना चाहिए कि एक डिटेक्टर एक्चुअली कैसा होता है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो उसकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, यानी कि कम से कम केमिकल, कम से कम कॉन्सेंट्रेशन को भी वो डिटेक्ट कर सके, राइट। उसका लीस्ट काउंट कम होना चाहिए बेसिकली। अगर हम दूसरे स्केल्स के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो उसकी उसका जो रिजल्ट है, उसका जो सिग्नल है, उसमें स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी कि आपका डिटेक्टर पहली बार, अगर समझ लीजिए मेरे पास एक ही सैंपल है, वो सैंपल में से थोड़ी क्वांटिटी निकाल के मैंने पहली बार रन किया, और ये मुझे सिस्टम बता रहा है कि लेट से 50% प्यूरिटी है। 50% प्यूरिटी के बाद मैंने उसी सैंपल में से उसी बल्क में से वापस दूसरा सैंपल निकाला और रन किया, और ऐसा रिजल्ट नहीं आना चाहिए कि 40% ही प्योर है या मे बी 70-80% प्योर है। तो हर बार जब आप सेम सैंपल को एनालाइज करोगे तो आपको सेम क्वांटिटी मिलनी चाहिए, तो वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए रिजल्ट, अ लीनियर रिस्पॉन्स टू द सोल्यूट। तो सोल्यूट के साथ एक लीनियर रिस्पॉन्स उसका होना चाहिए। लीनियर रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसका मतलब कि समझ लीजिए आपका कॉन्सेंट्रेशन 10% है, तो वो 10% दिखाएगा। अब आपका कॉन्सेंट्रेशन 15% हो गया, तो उसका रिस्पॉन्स भी 15% तक आ जाना चाहिए, डिटेक्टर का रिस्पॉन्स। अगर आपका जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वो 20% हो गया, तो सिमिलरली जो सिग्नल ये जनरेट कर रहा है वो भी उस तरह से बढ़ना चाहिए, राइट। तो इसको हम लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं कि सोल्यूट के साथ उसका जो सिग्नल जनरेशन का जो इंटेंसिटी है वो उसका लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए एक तरह से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा, लेकिन जो प्रोपोर्शन है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नेग्लिजिबल बेसलाइन नॉइस, उसमें बेसलाइन नॉइज जो है ना वो लीस्ट होनी चाहिए, नेग्लिजिबल। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव ऑफ कोर्स, और केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग डेटा नेसेसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोल्यूट। तो डिटेक्टर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसा डिटेक्टर जनरेट कर सके आइडेंटि जिसके मदद से आप केमिकल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी रीडिंग देंगे तो फिर हम जल्दी जल्दी सैंपल्स एनालाइज कर सकते हैं। जो बड़ी केमिकल लेबोरेटरीज होती हैं, खास करके बड़े बड़े केमिकल इंडस्ट्री में, उनके पास हर दिन 100, 150, 200, 300 सैंपल आते हैं। सो दे हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी सैंपल वेरी क्विकली। तो 4-5 मशीन लगाने के बावजूद भी काफी समय लग जाता है, क्योंकि सैंपल प्रिपरेशन, उसके बाद में मोबाइल फेजेस को हैंडल करना, जो वेस्ट कलेक्शन कंटेनर है उसको क्लीन करना, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो करना आवश्यक हो जाता है। रिस्पॉन्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ मोबाइल फेस कंपोजिशन, और इसके रिस्पॉन्सेस जो है ना वो मोबाइल फेस के कंपोजिशन के अदर देन आना चाहिए, यानी कि मोबाइल फेस का जो सिग्नल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपके फाइनल रीडिंग के बेसिस पर। यानी कि कभी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने, लेट से आपने मिथेनॉल यूज किया एज अ मोबाइल फेस, तो आपको एक अलग रीडिंग मिलेगी, और आपने इथेनॉल यूज किया तो आपको अलग रीडिंग मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके सोल्यूट का सेम है, तो मोबाइल फेज में आप चाहे मिथेनॉल यूज करो, इथेनॉल या एसीटोन यूज करो, आपको रिस्पॉन्स हमेशा सेम मिलना चाहिए। तो डिटेक्टर की जो एबिलिटी है सिग्नल जनरेट करने की, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मोबाइल फेज कंपोजिशन। टेम्परेचर रेंज जो है उसका ऑपरेशन का, वो एटलीस्ट रूम टेम्परेचर से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक उसने कवर करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि एक आइडियल डिटेक्टर कैसा होता है, राइट। तो इसी बेसिस पर अब हम डिस्कस करेंगे वो सारे डिटेक्टर्स जो एक एचपीएलसी सिस्टम के साथ यूज किए जा सकते हैं।
सबसे पहला डिटेक्टर है यूवी एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एचपीएलसी डिटेक्टर। 70% कंपनीज में आपको यही मिल जाएगा। 70% एचपीएलसी इक्विपमेंट के साथ आपको यूवी एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर ही मिलेगा। The mobile phase is passed through a small flow cell where radiation beam of a UV visible photometer or spectrometer is located। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ पे आपके पास लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स में से कॉलीमीटर है, कॉलीमीटर क्या करेगा, सारे लाइट को एक ही जगह फोकस करेगा। जो लाइट फोकस हुई है वो है मोनोक्रोमेटर के ऊपर, एक प्रिज्म हो सकता है या ग्रेटिंग हो सकता है, राइट। प्रिज्म यानी कि एक ग्लास का पीस होता है जो लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्रैक्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेवलेंथ। और ग्रेटिंग क्या होता है, ये एक ओपेक सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर रिजेस बनी होती हैं, जिनका रिजेस का जो डायमेंशंस होते हैं वो एक्सट्रीमली एक्यूरेट होते हैं। और एक्यूरेट रिजेस की वजह से सारा लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर होता है, जिसको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही वेवलेंथ की लाइट हमारे सैंपल पर फोकस्ड हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है, अलग अलग लाइन सेपरेट हो जाते हैं। लाइन सेपरेट होने के बाद अलग अलग वेवलेंथ आपको दिख रही है। तो ये जो स्लिट है जहां से लाइट पास होने वाली है, आप इस जो आपका मोनोक्रोमेटर है उसको रोटेट करके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट आप इस पे फोकस कर सकते हो। यूवी एब्जॉर्बेंस देखिए, लेकिन यूवी एब्जॉर्बेंस में रोटेट नहीं हो सकता है, क्यों? बिकॉज यू आर सेइंग दैट यू वांट यूवी एब्जॉर्बेंस, इसका मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, और अल्ट्रावायलेट लाइट ही इसमें से पास होगी, तो इसलिए ये स्टेशनरी होता है। लेकिन दूसरे जो अलग टाइप के डिटेक्टर्स है उसमें इसको रोटेट भी किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ दैट यू वांट टू सिलेक्ट। फिर ये लाइट सैंपल में से पास होगी। हम चेक करेंगे कि सैंपल में जाने से पहले लाइट कितना करंट जनरेट कर रही थी फोटो सेल पर, और सैंपल में से पास होने के बाद कितना करंट जनरेट कर रही है फोटो सेल पर। दोनों ही करंट क्वांटिटीज को कंपेयर करके आपको एक फाइनल रीडिंग मिल जाएगी। तो यूवी एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर कुछ इस तरह से काम करता है। इसके भी टाइप्स हैं तीन: फिक्स्ड वेवलेंथ डिटेक्टर, वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर एंड फोटो डायोड एरे। इनको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि व्हेन अ यूवी एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट पासेस थ्रू द फ्लो सेल, अ सिग्नल इज जनरेटेड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। और उसके बेसिस पर ही आपको रीडिंग मिल जाती है। एप्लीकेबल फॉर अल्किन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड मल्टीपल एंड कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो बेसिकली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसी कैटेगरी में आ गए कि ऐसे कंपाउंड्स जो एल्किन्स हैं, एरोमेटिक हैं, राइट। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, बराबर। फिर ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इस क्राइटेरिया में फिट हो ही जाते हैं। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बेंस इलेक्ट्रोड्स तीन है: फिक्स्ड वेवलेंथ डिटेक्टर, वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर एंड फोटोडायोड अरे। तो चलिए पहले देखते हैं फिक्स्ड वेवलेंथ डिटेक्टर, जिसको हम एफडब्ल्यूडी भी बोलते हैं। फिक्स्ड वेवलेंथ डिटेक्टर में क्या होता है कि इट यूजेस अ लाइट सोर्स दैट एमिट्स मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी एट वन और सेवरल डिस्क्रीट वेवलेंथ्स दैट आर आइसोलेटेड बाय एप्रोप्रिएट फिल्टर्स। तो ये फुल लाइट स्प्रे करता, लाइट एमिट करता है, जिसको प्रॉपर फिल्टर्स का इस्तेमाल करके फिल्टर कर दिया जाता है। और फिल्टर करने के बाद सैंपल में से पास करते हैं, और फिर जो डिफरेंस आपको मिलेगा, फिक्स्ड वेवलेंथ है ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ही काम करेगा, राइट। तो अल्ट्रावायलेट वाला जो हमने देखा था यूवी एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर, वो स्टैंडर्ड फिक्स्ड वेवलेंथ डिटेक्टर है। मर्क्यूरी लैंप इसमें यूज होता है एज अ लाइट सोर्स। अल्ट्रावायलेट सी रेंज एलईडीज भी इसमें यूज होते हैं, और ड्यूटेरियन लैंप्स भी इसमें यूज होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में ये इन डिटेक्टर्स की एक विजुअल इमेज है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ये आपका ये फोटो सेल्स है, बराबर। यहाँ से लाइट निकली है, लेंस में से पास हुई वो। ये आपका सैंपल सेल है, राइट। तो यहाँ से आपका जो सैंपल है वो फ्लो हो रहा है, और यहाँ से आपका रेफरेंस सेल, जो रेफरेंस है वो फ्लो हो रहा है। ये रेफरेंस में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। आपके सॉल्वेंट को आपने क्या किया है, डिसॉल्व कर दिया है ना। तो यहाँ पर आपका सैंपल विथ सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेज आ जाएगा, और यहाँ पे जस्ट ब्लैंक मोबाइल फेज आएगा। और जब इसमें से लाइट पास हो रही है, तो ये फोटो सेल्स जो है, इसके बेसिस पर जो लाइट पास होकर आई है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करेंगे, और जिसके बेसिस पर आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, राइट। क्योंकि डिफरेंस होगा ना, इसमें सोल्यूट नहीं है, इसमें सोल्यूट है, और सोल्यूट के अलावा दोनों में मोबाइल फेज तो कांस्टेंट है। तो जब इसके सिग्नल में से हम इसका सिग्नल माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट सैंपल का सिग्नल में से हम रेफरेंस सेल का सिग्नल माइनस कर देंगे, तो हमें जो हमारा सोल्यूट है, वो सोल्यूट की वजह से जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा, जिसकी बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अगला टाइप है डिटेक्टर का, वो है वेरिएबल लेंथ डिटेक्टर, वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर। तो ये वीडब्ल्यूडी है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूवी एब्जॉर्बेंस है ना, उसी की तरह ये काम करता है। ये काफी एक्सपेंसिव है वैसे एज कम्पेयर टू फिक्स्ड वेवलेंथ डिटेक्टर, लेकिन इसमें आप इसको रोटेट कर सकते हो। आपका जो मोनोक्रोमेटर है ना, मोनोक्रोमेटर को रोटेट कर सकते हो, और मोनोक्रोमेटर को रोटेट करने की वजह से आप अलग अलग वेवलेंथ्स जो होते हैं लाइट के, उनको आप पास कर सकते हो आपके सैंपल के थ्रू।
और इसकी वजह से जो अलग अलग तरह के सैंपल्स जो आप एनालाइज कर सकते हो इस डिटेक्टर का इस्तेमाल करके, उनकी रेंज काफी बढ़ जाती है। तो इसका स्कोप बड़ा है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बेसिक बात यह है कि इसकी वजह से इसका एप्लीकेशन काफी बढ़ जाता है अलग अलग एरियाज में। तो इसके लाइट सोर्स दो होते हैं, ड्यूटेरियम एक यूज होता है और टंगस्टन लैम्प भी यूज होते हैं। अगला जो डिटेक्टर है वो है डायोड अरे डिटेक्टर, इसको डीएडी कहते हैं या फिर फोटो डायोड अरे यानी कि पीडीए। ये जो डिटेक्टर है इसके पास दो लाइट सोर्सेस होते हैं, ड्यूटेरियम एंड टंगस्टन, दोनों को इंस्टॉल किया जाता है इसमें। द फ्लो सेल इज पोजीशनड बिफोर द ग्रेटिंग, सो बाय द टाइम लाइट अराइव्स एट द ग्रेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ सर्टेन वेवलेंथ हैज बीन एटेन्यूएटेड। तो ये जो फोटो फोटो फ्लो सेल है ना, वो काफी दूर रखा जाता है, इतने डिस्टेंस पे रखा जाता है कि जब तक लाइट उस वहां तक पहुंचेगी तो सर्टेन वेवलेंथ लाइट के एटीन्यूएट हो जाते हैं, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ओके। तो अलग अलग जो स्पूरियस सिग्नल्स है ना, उनको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म एज ये रखा गया है कि ग्रेटिंग से पहले आपने सैंपल को रख दीजिए। लाइट सोर्स क्या क्या है, ड्यूटेरियम और टंगस्टन लैंप यूज होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटेरियम टंगस्टन, यहाँ से लाइट निकलेगी लेंस के थ्रू पास होके, अलग अलग शटर्स हैं जो फिल्टर्स की तरह काम करेंगे, सैंपल में से पास होगी, लाइन्स इसको कॉलिमेट करेगा, स्लिट के थ्रू पास होकर ग्रेटिंग पे जाएगा। जैसे ही ग्रेटिंग पर पहुंचेगा तो वहां से ये डायफ्रैक्शन हो जाएगा और अलग अलग वेवलेंथ जनरेट होगी। अब सैंपल में जो सोल्यूट प्रेजेंट था, उस सोल्यूट के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर एक कोई वेवलेंथ का लाइट है उसमें डिफरेंस आएगा और उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होकर आपको एनालिसिस का रिजल्ट मिलेगा। तो ये डीएडी और पीडीए जो डिटेक्टर है कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो ये हो गए सारे यूवी एब्जॉर्बर डिटेक्टर, और उसके अंदर जो टाइप्स हैं अलग अलग वो हमने देखे। अब अगला टाइप ऑफ डिटेक्टर है फ्लोरेसेंस डिटेक्टर। कोई भी केमिकल होता है ना, उस पर अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट अगर पड़ती है तो वो उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इमीडिएटली उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट वापस एमिट भी करता है। इस इफेक्ट की वजह से सर्टन केमिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे हो दिखते हैं कि जैसे वो चमक रहे हो व्हेन दे आर अंडर अ पर्टिकुलर लाइट। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। तो ये फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट करने वाले डिटेक्टर को हम फ्लोरेसेंस डिटेक्टर कहते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जानना चाहते हो या फिर सोल्यूट को आइडेंटिफाई करना जानना चाहते हो, तो आप जानते हो कि जिस सोल्यूट में आपको इंटरेस्ट है वो कौन सी वेवलेंथ पर फ्लोरेसेंस दिखाता है, तो आप उसी वेवलेंथ वाली लाइट उस पर गिरने दीजिए। जब वो लाइट गिरेगी तो आप समझ जाएंगे, अगर फ्लोरेसेंस हुआ है तो आपको पता चल जाएगा आपका डिजायर्ड सोल्यूट वहां पर है। अगर लाइट फ्लोरेसेंस नहीं होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका डिजायर्ड सोल्यूट नहीं है। सो यू कैन से इट इज सो इजी बेसिकली, राइट। तो चलिए पॉइंट देखते हैं। A fluorescent detector senses solute fluorescence in a way similar to UV absorbers detectors, except that the excitation and emission radiation in the flow cell are perpendicular to each other. तो यहाँ पर एंगल भी परपेंडिकुलर है। आप देखिए, यूजुअली जो यूवी एब्जॉर्बेंस था ना, उसमें जो फोटो डिटेक्टर था आपका यहाँ पर लाइन में सीरीज में यहाँ पर ज्वाइंट होता था, लेकिन फ्लोरेसेंस डिटेक्टर में वो परपेंडिकुलर लेवल पर होता है लाइट एमिशन को कैप्चर करने के लिए। सिलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी आर द मेजर एडवांटेज ऑफ फ्लोरेसेंस डिटेक्टर। तो फ्लोरेसेंस डिटेक्टर में सिलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंसिटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उसके सबसे बड़े एडवांटेजेस भी हैं जिसकी वजह से लोगों को ये काफी पसंद आता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग केमिकल्स एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ही फ्लोरेसेंस की एबिलिटी दिखाएंगे। तो आप वेवलेंथ चेंज कीजिए और उसके बेसिस पर कितना फ्लोरेसेंस आता है वो उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सैंपल जो है उसमें सोलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है या पर्टिकुलर सोलिड प्रेजेंट भी है कि नहीं है। बोथ एक्साइटेशन एंड एमिशन वेवलेंथ्स कैन बी वेरिड व्हिच मेक्स द डिटेक्टर हाईली सिलेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल नहीं चेंज करना, आपको दोनों वेरिएबल्स चेंज करने हैं। ओके। तो एक्साइटेशन वेवलेंथ कौन सी है? ये एक्साइटेशन वेवलेंथ जो यहाँ से लाइट सोर्स से इस पर गिर रही है तो ये इसको एक्साइट करेगी, और फिर दूसरी पर्टिकुलर वेवलेंथ जो ये डिटेक्ट कर रहा है डिटेक्टर, वो एक दूसरी वेवलेंथ रहेगी। तो दो वेरिएबल्स किसी भी केमिकल के सेम नहीं आएंगे कभी, और इस वजह से इसकी जो सिलेक्टिविटी है बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। बहुत ही स्पेसिफिक सिग्नल ये सिलेक्ट कर सकता ये डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से छोटे से रेयर ट्रेस केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है। इसके लिए लाइट सोर्स जो सबसे कॉमन यूजली यूज किया जाता है वो है जेनॉन लैंप। अगला डिटेक्टर है इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर। इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स केमिकल रिएक्शन बेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स measure the current associated with the oxidation or reduction of solutes at a specified electrode as they are eluted from the column. The suitability of the electrochemical detection depends on the redox characteristics of the solid molecules in the environment of the mobile phase. The level of current is directly proportional to the analyte concentration. Okay, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कॉलम में से जैसे जैसे आपका एनालाइट या आपके सोल्यूट्स एल्यूट हो रहे हैं, उनको स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड की विसिनिटी में लाकर रिडॉक्स रिएक्शन को सब्जेक्ट किया जाता है,
और ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो उसकी वजह से करंट जनरेट होता है, और करंट के बेसिस पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है एनालाइट का, राइट। तो अगर सोल्यूट ज्यादा है तो ज्यादा रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट होगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर आपका कॉलम है, कॉलम और मोबाइल फेज इनलेट जो यहाँ से निकलकर यहाँ पर आया है, यहाँ से आपका फ्लो सेल है, फ्लो सेल में लिक्विड आ गया, और यहाँ पर वर्किंग इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह होगी, और इसके बेसिस पर ये जो फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही है इनके बेसिस पर सिग्नल जनरेट होगा, और सिग्नल जनरेट होने की वजह से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो इसके तीन टाइप्स हैं, 3 इलेक्ट्रोड्स आर एम्प्लॉयड इसके अंदर। पहला होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे, दूसरा होता है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर अटैच किया गया है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऊपर होता है तीसरा। अगला डिटेक्टर है कंडक्टिविटी डिटेक्टर। नेचुरली आपका सोल्यूट जो है वो अगर केमिकली रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोकेमिकली अगर वो रिएक्टिव है तो वो करंट फ्लो करने में मदद करेगा। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है या कम होता है तो उस वजह से क्या होगा, करंट भी कम या ज्यादा होगा, और उस वजह से आप ये सिग्नल जनरेट कर सकते हो और डिटरमाइन कर सकते हो कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। जो सेपरेट हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो पॉइंट देख लेते हैं। यूज्ड इन एनालिटिकल एप्लीकेशंस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फॉर डिटेक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये स्पेसिफिकली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए काम में आता है। अगर आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो तो कंडक्टिविटी डिटेक्टर शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। Detector measures the ability of the mobile phase to conduct a current when placed in a flow cell between two electrodes। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब आप सैंपल को, या आपका जो मोबाइल फेज है उसको रखते हो विद ये सैंपल, तो कितना अच्छे से करंट कंडक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है कि सिग्नल कैसा जनरेट होगा। Conductivity detectors measure electronic resistance and measured value is directly proportional to the concentration of ions present in the mobile phase solution। तो उसमें कितने आयंस प्रेजेंट हैं इसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही कारण है कि इसकी वजह से आपको सोल्यूट की लेवल पता चल जाती है। और ये जो कंडक्टिविटी है उस सॉल्यूशन की, एनालाइट की, वो उसके बेसिस पर फिर आप आगे के जो डिटर्मिनेशन है, कंक्लूजन है, वो ड्रॉ कर सकते हो। अगला डिटेक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। इट मेजर्स द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द मोबाइल फेज एंड इट सोल्यूट टू रिफ्रैक्ट और बेंड लाइट। तो देखिए सोल्यूट जो होता है उसके अंदर से जब लाइट पास होगी, कोई भी मीडियम हो, वो चाहे ग्लास हो या फिर किसी भी तरह का ट्रांसलूसेंट मीडियम हो, उसके अंदर से अगर लाइट पास होती है तो उसे डायफ्रैक्ट तो वो जरूर करेगा। और इसी प्रॉपर्टी को, डायफ्रैक्शन की जो एबिलिटी है हर केमिकल कंपाउंड की इन द फॉर्म व्हेन इट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म, उसका हम फायदा उठाते हैं। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में सोल्यूट का या एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो डायफ्रैक्शन की एबिलिटी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे कम होगा वैसे डायफ्रैक्शन की एबिलिटी भी कम होगी। तो ये जो रिलेशनशिप है, फिक्स्ड रिलेशनशिप, इसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और एंगल कितना डायफ्रैक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली कुछ इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर काम करता है। सो इसकी थ्योरी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर मेजर्स द मॉलिक्यूल्स एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट लाइट इन अ फ्लोइंग मोबाइल फेज इन अ फ्लो सेल रिलेटिव टू अ स्टैटिक मोबाइल फेज कंटेन्ड इन अ रेफरेंस सेल। तो दो सेल्स हैं हमेशा, रेफरेंस सॉल्यूशन भी है और आपका टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन भी है। तो दोनों में से कितना डायफ्रैक्शन हुआ वो डिटेक्ट करेगा, उनको कंपनसेट करेगा एक दूसरे के अगेंस्ट, और ऐसा करने के बाद वो फाइनल रिजल्ट जो सिग्नल है जो बचेगा कैलकुलेशंस कंसोलिडेशन के बाद, डेटा कंसोलिडेशन के बाद, उसके बेसिस पर वो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करेगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर है उसके बाद एक और डिटेक्टर है इवेपोरेटिंग लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर। ये बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर है। अगर आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन देखा था डिटेक्टर्स का, उसमें ये बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर में लिखा हुआ था। अ जनरल टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज्ड विद सॉल्यूट्स दैट आर लेस वोलेटाइल देन मोबाइल फेज। तो ऐसे अगर सोल्यूट है आपके पास जो मोबाइल फेज से कम वोलेटाइल है तो उनके लिए इवेपोरेटिंग लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर यूज किया जाता है। तो मोबाइल फेज लीविंग द कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू अ स्प्रे ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स एज दे इवेपोरेट, सोल्यूट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से मोबाइल फेज इनलेट हो रहा है और यहाँ से नेबुलाइजिंग गैस भी जा रही है। नेबुलाइजिंग गैस मतलब स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स उसके जनरेट हो जाएंगे। ये ड्रॉपलेट्स इवापोरेट हो जाएंगे और सिर्फ आपका जो नॉन वोलेटाइल सैंपल है वो बचेगा, और वो नॉन वोलेटाइल सैंपल आगे जाके फिर आपका जो डिटेक्टर है उसमें चला जाएगा, और फिर वो लाइट को किस तरह से डायफ्रैक्ट करता है उसके बेसिस पर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसकी जो स्कैटरिंग, लाइट को स्कैटर करने की जो एबिलिटी है उसके बेसिस पर आपको रिजल्ट मिलेगा, इसलिए इसका नाम है इवेपोरेटिंग लाइट स्कैटरिंग इलेक्ट्रोड। तो मोबाइल फेज को इवेपोरेट करो और जो सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो पीछे रह जाएगा उसकी लाइट स्कैटरिंग को मेजर करो,
और उसके बेसिस पे फिर फाइनल रिजल्ट या सिग्नल जनरेट होता है। ये टेक्निक का एक और फीचर है, सोल्यूट्स देन पास थ्रू अ बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग रिलेट्स टू द मेजरमेंट, देयर इज अ लो बैकग्राउंड सिग्नल एंड अ बेटर लिमिट ऑफ डिटेक्शन, गुड फॉर लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। जो सबसे लास्ट वाला है वो काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, डिटेक्टर है, उसे कहते हैं हम मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एचपीएलसी ही नहीं, बाकी के जितने भी एनालिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें भी काफी बड़ा रोल ये करता है। जो नए नए मॉलिक्यूल्स हम ढूंढते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, आपको याद होगा हमने मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, उसके बेसिस पर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढ सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं केमिकल रिसर्च से रिलेटेड, उनमें मास स्पेक्ट्रोमीटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अननोन केमिकल्स भी आप ट्रेस कर सकते हो, इसकी इतनी एबिलिटी होती है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली खास करके गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ तो इसको इनवेरिएबली यूज किया ही जाता है। यहाँ तक कि गैस क्रोमेटोग्राफी को लोग गैस क्रोमेटोग्राफी कहने के बजाय जीसीएमएस कहते हैं, यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है इसको हम एज ए डिटेक्टर एचपीएलसी में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। यहाँ से आप देख रहे हैं सैंपल अंदर आया, सैंपल अंदर आया, यहाँ पे हीटर लगा हुआ है जो सैंपल को वेपराइज कर देगा। वेपराइज करने के बाद ये तो वेपर्स बन गए ना, गैसेस फॉर्म में आ गया। तो ये अंदर पुश हो रहा है अभी। पुश होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई किए गए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई, मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड्स जिनका इंटेंसिटी अलग अलग है, उसकी वजह से क्या होता है कि बल्ब के अंदर जो आपके जो एनालाइट्स प्रेजेंट है वो सभी के सभी एनालाइट सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। और सेपरेट होने के बाद वो डाइफ्रैक्ट भी हो जाते हैं, देखिए आप यहाँ पे। तो आपको अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग जगह पे हिट करते हुए दिख रहे हैं डिटेक्टर पर, और उसके बेसिस पर वो डिटरमाइन करता है कि इस सैंपल के अंदर कौन कौन से सोल्यूट्स प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल की साइज, उसकी एबिलिटी डिफ्लेक्ट होने की, उसके बेसिस पर वो अलग अलग एरियाज को हिट करेगा, और उसी के आधार पर ये डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा बल्की है, कौन सा मॉलिक्यूल छोटा है, कौन सा मॉलिक्यूल बड़ा है। Okay, so mass spectrometry is also called as mass spectroscopy, analytical technique by which chemical substances are identified by the sorting of gaseous ions in electrical and magnetic fields according to their mass to charge ratio. तो मास टू चार्ज जो उनका रेशियो है, जब वो वेपोराइज होते हैं तो थोड़ा बहुत चार्ज तो आएगा ही उनके ऊपर, राइट। तो उसके बेसिस पे उनको सेपरेट कर दिया जाता है, जितना उनका साइज है और जितना उनका चार्ज है। देखिए अगर साइज बहुत ज्यादा है और चार्ज कम है तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो एक्सट्रीम सबसे दूर चले जाएंगे मैग्नेट से, राइट। अगर उनका मास कम है और चार्ज ज्यादा है तो वो मैग्नेट की तरफ खिंच जाएंगे, और जो मॉलिक्यूल्स का मॉडरेट है वो मिडल में रह जाएंगे। तो इस तरह से वो सेपरेट हो जाते हैं। इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर मोर आयंस आर डिटेक्टेड इलेक्ट्रिकली, एंड सिंस इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर्स आर नाउ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, दिस टेक्निक इज टिपिकली रेफर्ड टू एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये टेक्निक को ही मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम मिल गया है। तो इसके भी टाइप्स हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे जैसे इसके एक्सेसरीज बदलते हैं वैसे वैसे इसका नाम भी बदलता है, इनका काम करने का तरीका भी बदलता है। बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है, लेकिन इसका पूरा बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के वो बदल जाते हैं। तो टाइप्स देख लेते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। जस्ट मैं एक लिस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन मास एनालाइजर होता है, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का टाइप है। डबल फोकसिंग सेक्टर स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं, क्वाड्रुपल मास एनालाइजर, टाइम ऑफ फ्लाइट स्पेक्ट्रोमीटर, आयन ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमीटर, फूरियर ट्रांसफॉर्म मास स्पेक्ट्रोमीटर, टैंडम मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, ट्रिपल क्वाड्रुपल मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रोमीटर्स है जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री में। वेस्ट रिजर्वायर, सेफ एंड हैंड्स फ्री लिक्विड वेस्ट एक्यूमुलेशन इज। देखिए कई सारे कंपोनेंट्स हमने देख लिए ना, उसमें से एक है वेस्ट रिजर्वायर भी है। तो इतना सारा सॉल्वेंट पास हो रहा है, इतने सारे सैंपल्स उसके अंदर से जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो बाहर निकल रहा है, और उसको कलेक्ट करने के लिए फिर एक अच्छा रिजर्वायर होना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट्स है ना, ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, इनमें आग लग सकती है। सो देयर इज अ रियल रिस्क ऑफ फायर, राइट। ये एक सेफ्टी हैजर्ड भी है। उतना ही नहीं, ये जो वॉलेटाइल मोबाइल फिजेस हैं ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं, इनके फ्यूम्स। तो इसलिए एयर टाइट कंटेनर होना भी आवश्यक है, ताकि जो एनालिस्ट है जो काम कर रहा है उस इक्विपमेंट के आसपास, उसको एक्सपोजर ना हो जाए इन सब चीजों का। तो इस वजह से ये सेफ्टी कंसर्न है बहुत सारे, इस वजह से प्रॉपर एक अच्छे क्वालिटी का वेस्ट रिजर्वायर होना आवश्यक है। तो इसीलिए इस कुछ इस तरह के वेस्ट रिजर्वायर्स यूज किए जाए तो ज्यादा अच्छा है। इन पर आप देख सकते हैं आउटलेट्स हैं, आउटलेट्स के ऊपर आप
जहां से सॉल्वेंट अंदर आने वाला है उसके लिए आप वायर दे सकते हो। दूसरा जगह आप वेपर फिल्टर लगा सकते हो जो वेंट भी करेगा इस सिस्टम को और वेपर्स को भी अंदर रखेगा। फिर एक मैनीफोल्ड असेंबली जो होती है उसको आप ऊपर या यहाँ पर कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो जो आपको मल्टीपल ट्यूबिंग इसमें इंसर्ट करने में मदद करेगी। तो कुछ इस तरह से ये वेस्ट रिजर्वायर होते हैं और इनको बहुत अच्छे से यूज करना नेसेसरी है और ये आपकी सेफ्टी के लिए भी काफी आवश्यक होते हैं। अगला कंपोनेंट है कनेक्टिव ट्यूबिंग। तो ये जो सारा ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड सॉल्वेंट रिजर्वायर से लिक्विड आ गया पंप में भी चला गया, पंप से वो डीगैसर में चला गया, डीगैसर के बाद वो मिक्सिंग के लिए चले गए, मिक्सिंग से वहां से फिर वो स्विच वॉल में चले गए, स्विच वॉल से कॉलम, कॉलम से फ्रैक्शनेटर में। तो ये इतना जो ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड ट्यूब के थ्रू ही हो रहा है ना। और सिंस सैंपल के कांटेक्ट में ट्यूबिंग आ रही है ना तो वो काफी क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि आपकी ट्यूबिंग के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। योर ट्यूबिंग शुड बी इनर्ट। तो किसी भी तरह से सैंपल या मोबाइल फेस के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ लीचिंग नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो ट्यूब का इनर्ट होना बहुत आवश्यक है और इसलिए बहुत ही स्पेसिफिक क्वालिटी के ट्यूबिंग ही यूज किए जाते हैं एचपीएलसी और दूसरे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में भी और दूसरे एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें भी। तो इसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं चलो देखते हैं। कनेक्टिव ट्यूबिंग रेलेवेंट एक्सेसरीज शुड बी मेड ऑफ अ मटेरियल दैट इज इनर्ट टू द सॉल्वेंट्स इन द मोबाइल फेज। यूजुअली स्टेनलेस स्टील एंड इनर्ट प्लास्टिक लाइक पीटीएफई इज यूज्ड। तो स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड ट्यूबिंग्स जो यहाँ पर आपको इस इमेज में दिख रही है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पीटीएफ जैसे पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन के जो बने हुए बहुत टफ होते हैं, इसको टेफ्लॉन कहते हैं, पीटीएफ है ना टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से बने हुए जो ट्यूब्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। ओनली जीरो डेड वॉल्यूम कनेक्टर्स और लो डेड वॉल्यूम कनेक्टर्स शुड बी इंस्टॉल्ड। तो जो कनेक्टर्स होता है ट्यूब्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के कनेक्टर्स हैं। जीरो डेड वॉल्यूम वाले कनेक्टर्स होने चाहिए यानी कि वो जब दो वायर्स को वो एक साथ रखते हैं तो उनके बीच में कोई लिक्विड ट्रैप नहीं होना चाहिए, इससे आपके रीडिंग में इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए जीरो डेड कनेक्टर्स या फिर वेरी लो डेड वॉल्यूम कनेक्टर्स जो हैं सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करना है आपको ट्यूबिंग्स को जोड़ते वक्त या अलग अलग जगह पर इंसर्ट करते वक्त। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूबिंग एंड द थ्रेडिंग डायमेंशंस ऑफ द फिटिंग्स। तो इनर डायमीटर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो ठीक से मैच नहीं करेंगे तो ब्रेकेज होने की पॉसिबिलिटी होती है, लीकेज होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो उससे बचने के लिए आपको प्रॉपरली एनालाइज करना होगा कि आपके जो थ्रेडिंग्स हैं उनके डायमेंशंस क्या है ताकि आप सही डायमेंशन वाली पीटीएफ या एसएस ट्यूब चूज करें। लास्ट कंपोनेंट जो हमारे सिस्टम का है उसे हम पीसी या इंटीग्रेटर या रिकॉर्डर कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो रिकॉर्ड करे वो सारा डेटा जो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एचपीएलसी सिस्टम जनरेट हो रहा है। अब इस डेटा में क्या क्या आएगा, इस डेटा में आएगा कि इस सिस्टम को कौन कौन सा एनालिस्ट चला रहा है, तो एनालिस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, सैंपल्स कितने हैं वो आ जाएंगे, सैंपल्स के जो कोडिंग किया गया है उसके नंबर्स उसके नाम वो सब आ जाएंगे, वो कौन कौन सी रेसिपी कौन कौन से सैंपल के लिए स्पेसिफाई की गई है वो आ जाएगा। रेसिपी यानी कि आपके जो मोबाइल फेजेस है ना उनका मिक्सचर कौन कौन सा स्पेसिफाई किया गया है। आपके अगर कहीं पर वेपराइजेशन हो रहा है आपके डिटेक्टर के अंदर तो वहां पर टेम्परेचर कितना होगा वेपराइजेशन के लिए। इससे रिलेटेड काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको डिफाइन करके एक रेसिपी बनाई जा सकती है ताकि बार बार आपको सेम फैक्टर सिलेक्ट करते ना बैठना पड़े काम को आसान करने के लिए। तो कौन सी रेसिपी उस सैंपल को एनालाइज करने के लिए सिलेक्ट की गई है ये इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस होने के बाद जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो, उससे रिलेटेड टाइम स्टैम्प्स, ऑथराइजेशन सिग्नेचर्स, उन सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम जो सिस्टम करता है उसको हम पीसी इंटीग्रेटर या फिर रिकॉर्डर कहते हैं। इसी सिस्टम में स्काडा भी आ जाता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये सब कुछ कंट्रोल करता है, मतलब अगर आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर एक रेंज में ही मेंटेन करना है तो आप वो करेगा। आपका अगर मोबाइल फेस का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना है तो वो भी स्काडा सिस्टम यहाँ से स्टिमुलस या फिर सिग्नल भेजेगा कि आप प्रेशर बढ़ाइए अगर कम हो रहा है तो, या फिर प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है तो उसको कम कीजिए। सिमिलरली फ्लो को भी कंट्रोल करने का काम स्काडा सिस्टम करता है। स्काडा सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है जो ओवरऑल आपको डेटा इंटीग्रिटी की जो सबसे अच्छी डिजायरेबल स्टेट होती है वहां उसको अचीव करने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ स्केडा स्काडा सिस्टम जो होता है ना वो बैकअप लेने के लिए भी ज्यादा आसान कर देता है सिस्टम को, तो आप सारा डेटा सेव करके भी रख सकते हो। आप सीधा सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाइए, एवरी डे इन द मॉर्निंग जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हो तो बैकअप हो जाएगा आपके ऑपरेशन का। तो कुछ इस तरह से भी ये सिस्टम्स काम करते हैं। अब तक तो हमने सिस्टम देख लिया, सिस्टम में क्या क्या है, उसके अंदर के एक्सेसरीज हमें पता चल गए। तो ये सारी बातें पता चलने के बाद अब हम इन शॉर्ट एकदम ब्रीफ मेथड ब्रीफ स्टाइल में देखेंगे कि एचपीएलसी में एक्चुअली किया क्या जाता है। फिजिकली जब एनालिस्ट खड़ा होता है इंस्ट्रूमेंट के सामने तो वो क्या क्या करता है, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स कौन कौन से हैं उन पर जरा हम फोकस करेंगे। तो स्टेप वन देख लेते हैं, स्विच ऑन द कंप्यूटर। ऑब्वियस है राइट, कंप्यूटर चालू नहीं है तो आप कैसे ऑपरेट करोगे।
दूसरा स्टेप है स्विच ऑन द डिटेक्टर एंड एचपीएलसी पंप। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको एचपीएलसी की प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो उनका पावर सप्लाई भी अलग होता है। तो कई बार एचपीएलसी का पावर सप्लाई, एचपीएलसी पंप का पावर सप्लाई अलग होता है और डिटेक्टर का भी पावर सप्लाई अलग होता है। तो उनको भी आपको चालू करना है। थोड़ा वार्म अप होने दीजिए 25-30 मिनट तक। उसके बाद डबल क्लिक कीजिए सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर। एचपीएलसी का जो कंप्यूटर है ना कनेक्टेड, उसमें सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर पर आप आइकॉन पर डबल क्लिक कीजिए और उसको ओपन कीजिए। ये सॉफ्टवेयर ऑन होने के बाद सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो सॉल्वेंट रिजर्वायर है उसके अंदर सफिशिएंट सॉल्वेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको फिलअप कीजिए। फिर अगला स्टेप आता है यूज ओनली एचपीएलसी ग्रेड सॉल्वेंट्स टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ द सिस्टम। तो जो मोबाइल फेज आप यूज कर रहे हो ना, वो एचपीएलसी ग्रेड के ही होने चाहिए ताकि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन न जनरेट हो। नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, टर्न द नॉब ऑन द एचपीएलसी अ क्वार्टर एंड प्लेस एंड प्रेस पर्ज टू रिमूव द ट्रैप्ड एयर बबल्स एंड टर्न द नॉब बैक वंस पर्जिंग इज कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, एक जो डेडिकेटेड नॉब है पर्जिंग के लिए उसको रोटेट करना है और प्रेस करना है पर्जिंग स्टार्ट करने के लिए। पर्जिंग मतलब उसके अंदर कुछ कुछ गैसेस एंट्रैप्ड हैं, कुछ लिक्विड कुछ बचा हुआ होगा, किसी भी तरह का कंटेमिनेशन होगा तो वो क्लीन हो जाएगा। तो ये पर्जिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पर्जिंग कीजिए। पर्जिंग करने के बाद फिर आपका जो डिजायर्ड कॉलम है, फ्रेशली जो आपने बनाया है, उस कॉलम को आप कनेक्ट कर दीजिए सिस्टम के साथ। ओके। यूजुअली कॉलम जो होते हैं वो प्लग एंड प्ले टाइप के होते हैं। तो काफी आसान काम है ये, लेकिन बस सही समय पर किया जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, अगली स्टेप है, ओपन द रिक्वायर्ड मेथड फाइल और बिल्ड अ न्यू मेथड फाइल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रेसिपी होती है, किसी भी सैंपल को एनालाइज करना है ना आपको, उसके लिए रेसिपी होती है। तो आप एक प्री एग्जिस्टिंग रेसिपी जो आपके काम की है उसको ओपन कीजिए, या फिर अगर कोई रेसिपी नहीं है तो आप नई रेसिपी बना सकते हैं। नई रेसिपी नहीं भी बनानी है तो भी चलेगा। आप इम्प्रॉम्प्टू सैंपल भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हर पैरामीटर को स्पेसिफिकली वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 9 में फिर क्या करना है, एंश्योर दैट द वेवलेंथ, फ्लो रेट, इल्यूशन टाइम एंड इल्यूशन प्रोपोर्शंस आर करेक्ट। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, जो एसपीएलसी के इंडिकेटर्स होते हैं कि सही क्वालिटी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको भी अच्छे से चेक कर लीजिए। मॉनिटर द बेसलाइन बाय क्लिकिंग द बेसलाइन आइकॉन इन द प्रोग्राम। चेक ट्यूबिंग कनेक्शंस, एंश्योर दैट देयर इज नो लीकेज। तो लीकेजेस को अवॉइड कीजिए। और जैसे आपने सिस्टम चालू किया तो क्या हो गया, मोबाइल फेस पंप हो रहा है। अब उसमें से मोबाइल फेस पंप हो रहा है तो आपकी बेसलाइन स्टैब्लिश हो गई, उस बेसलाइन को भी ऑब्जर्व कीजिए। वंस द बेसलाइन इज फ्लैट द सिस्टम इज रेडी फॉर सैंपल इंजेक्शन। तो जैसे ही बेसलाइन फ्लैट होती है ना, सैंपल को इंजेक्ट करना है। सैंपल को इंजेक्ट करने से पहले सैंपल को प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपेयर द सैंपल इन द एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। तो सबसे पहले वो सैंपल एक ऐसा सॉल्वेंट लीजिए जिसमें वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए। डिजोल्व होने के बाद एंश्योर दैट देयर इज नो पार्टिकल बाय फिल्टरिंग द सैंपल। तो सैंपल को अच्छे से फिल्टर कर दीजिए, कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए उसमें। फिर जो सैंपल है उसका जो सोल्यूशन है उसको थ्रू मेम्ब्रेन आप इंजेक्ट कर दीजिए फिल्ट्रेशन के बाद। सैंपल इंजेक्शन कैसे होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। वॉश द सिरिंज थोरोली। जिस सिरिंज में आप सैंपल लेंगे इंजेक्शन से पहले, उसको पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद उसको, वो सॉल्वेंट जिसमें आपने आपके सॉल्वेंट को डिसॉल्व किया है, आपके सैंपल को डिसॉल्व किया है, उसमें उसको रिंस कर लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। ऐसा करने के बाद फिर वॉश द सॉल्यूशन विद वॉश द सिरिंज विद सैंपल सॉल्यूशन। अब उसको सैंपल सॉल्यूशन के साथ वॉश कीजिए 3 बार। अब आपका जो सिरिंज है वो रेडी है। आपको जितना सैंपल चाहिए आप सैंपल ड्रॉ कीजिए, और सैंपल ड्रॉ करने के बाद इंश्योर कीजिए कि उसमें बबल ना हो। अब ये होने के बाद आप सिंगल रन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए कि आपको सिर्फ एक ही सैंपल रन करना है। ऐसा करने के बाद ये जो नॉब है इस नॉब को रोटेट कीजिए। रोटेट करके इंजेक्ट, इसमें इंजेक्ट स्टेशन पर लेकर आइए। फिर सिरिंज को अंदर डालकर प्लंजर प्रेस करके सैंपल को इंजेक्ट कर दीजिए और नॉब को रोटेट बैक कर दीजिए अपनी जगह पर। विड्रॉ द सिरिंज एंड वॉश इट विथ अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट एटलीस्ट 3 टाइम्स। उसको विड्रॉ कीजिए अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट से, उसको कम से कम 3 बार वॉश करके फिर साइड में रख दीजिए। आफ्टर रन इज फिनिश्ड, क्योंकि आपने सैंपल इंजेक्ट कर दिया है और मोबाइल फेज ऑलरेडी रन हो रहा है, तो अभी आपका क्रोमेटोग्राफी का रन चालू है। आफ्टर द रन इज फिनिश्ड, फ्लश द सिस्टम विद अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। एक बार सिस्टम खत्म हो गया ना तो पॉसिबिलिटी है ना उसके अंदर कुछ गंदगी हो सकती है। तो ये इसलिए एक काफी अच्छी स्टेप है कि आप क्या करोगे, आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट फिर भी 10 मिनट तक उसमें से ब्लैंक सॉल्वेंट जो है वो रन होने दीजिए, ताकि पूरा सिस्टम अच्छे से पर्ज हो जाए, क्लीन हो जाए। अब आपको रिजल्ट मिल चुका है, तो आपको जो कंपोनेंट्स मिल चुके हैं उनको आप डेवलप कीजिए। डेवलप कीजिए यानी आपका जो क्रोमेटोग्राफ है उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, उसमें जो रिजल्ट आया है उसको इंटरप्रेट कीजिए, और फिर जो फाइंडिंग्स आपको मिले हैं उसको आपको आपके वर्क में अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल
आपको एचपीएलसी करने के बाद पता चला कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेक्टेड है उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि मे बी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर में गड़बड़ है, तो आप टेम्परेचर को ठीक करेंगे, है ना। तो इसके जो रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट के बेसिस पर आप डिटरमाइन करेंगे कि आपको क्या करेक्टिव एक्शन लेनी है। और फिर लास्ट स्टेप आएगा, शट डाउन द सिस्टम एंड एम्प्टी द वेस्ट रिजर्वायर। तो वेस्ट रिजर्वायर को भी सिस्टम को बंद कर दीजिए और वेस्ट रिजर्वायर को खाली कर दीजिए। तो ये था बेसिक मेथड जिसको फॉलो करके आप एचपीएलसी यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है एचपीएलसी के। सबसे पहला एडवांटेज है हाई रेजोल्यूशन एंड स्पीड ऑफ एनालिसिस। तो इसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई है और इसका एनालिसिस भी काफी फास्ट होता है। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर है उनको भी ये सेपरेट कर देता है। जिनकी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली अपोजिट है उनको सेपरेट करना तो आसान है ना, ऑयल को और वाटर को तो बहुत आसान है सेपरेट करना, राइट। लेकिन ऑयल को और इथेनॉल को सेपरेट करना आसान है क्या? नहीं है, मुश्किल है। ऑयल और ग्लिसरीन को, सॉरी, वाटर और ग्लिसरीन को सेपरेट करना आसान नहीं है क्योंकि वो मिसिबल है एक दूसरे में। तो ये सिस्टम इतना स्ट्रांग है और इतना अच्छा है कि ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड केमिकल स्पीशीज को भी सेपरेट करने में सक्षम है। एचपीएलसी कॉलम्स कैन बी रीयूज्ड विदाउट रीपैकिंग और रीजनरेशन। तो एचपीएलसी कॉलम्स का एक काफी अच्छा फीचर है, उनको रीयूज कर सकते हैं विदाउट रीपैकिंग और रीजनरेशन। ग्रेटर रिप्रोड्यूसिबिलिटी ड्यू टू क्लोज कंट्रोल ऑफ द पैरामीटर्स अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सेपरेशन, इजी ऑटोमेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज्यादा है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपके पास ज्यादा हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रेजेंट है सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए। आप एफिशिएंसी को हैंडल कर सकते हो इसकी, और साथ ही साथ इसमें ऑटोमेशन भी ज्यादा है। और ऑटोमेशन ज्यादा है इसका मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन कम है। ह्यूमन इंटरवेंशन कम मतलब ह्यूमन एरर कम। ह्यूमन एरर कम मतलब अपने आप जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी भी उसके साथ बढ़ जाती है। चौथा एडवांटेज है अडेप्टिबिलिटी टू लार्ज स्केल प्रिपरेटिव प्रोसीजर्स। तो इसको आप लार्ज स्केल एनालिसिस करने के लिए भी अडेप्ट कर सकते हो। स्टेशनरी फेज कैन सपोर्ट वेरी स्मॉल पार्टिकल साइजेस एंड हैज लार्ज सरफेस एरिया। तो स्टेशनरी सपोर्ट स्मॉल पार्टिकल साइजेस को भी सपोर्ट कर सकता है और इस वजह से उसका सर्फेस एरिया ज्यादा होता है। सर्फेस एरिया ज्यादा है मतलब उसको एरिया ज्यादा मिलेगा। एरिया ज्यादा मिलेगा इसका मतलब सेपरेशन, अगेन रेजोल्यूशन ज्यादा मिलेगा आपको सेपरेशन में। हाई प्रेशर कैन बी अप्लाई टू द मोबाइल। मोबाइल पे हाई प्रेशर में भी पंप कर सकते हैं आप सिस्टम में से, और ये टेक्निक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के रिजल्ट्स आपको देती है। अब देखते हैं लिमिटेशंस एचपीएलसी के। इट लैक्स एन आइडियल यूनिवर्सल डिटेक्टर, राइट। तो इसमें एक आइडियल यूनिवर्सल डिटेक्टर है ही नहीं। आप ऐसा कोई डिटेक्टर नहीं है जिसको आप एचपीएलसी सिस्टम के साथ लगा दो और वो हर तरह के सैंपल को एनालाइज कर देगा। आपको कुछ पर्टिकुलर सैंपल्स के लिए कोई स्पेसिफिक डिटेक्टर ही यूज करना पड़ेगा। लेस कंपोनेंट सेपरेशन एफिशिएंसी एज कंपेयर टू गैस कैपिलरी क्रोमेटोग्राफी होती है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी से कंपैरिजन में ये उसका उतना रेजोल्यूशन नहीं है सेपरेशन का, फिर भी सफिशिएंट है। डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर नोविसेस एंड इन रेगुलेटरी टेस्टिंग एक्सपीरियंस एनालिसिस रिक्वायर्ड। तो क्योंकि हमने पूरा सिस्टम देखा, हम जानते हैं कितने सारे कंपोनेंट्स हैं और कितने क्रिटिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी नए नए व्यक्ति को, न्यूली ट्रेन्ड पर्सन को इमीडिएटली ये टेक्निक नहीं दी जाती एग्जीक्यूट करने के लिए। उनको धीरे धीरे इंडक्ट किया जाता है इसमें, और एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट का होना बहुत जरूरी है रिलायबल रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये अनलिमिटेशन है और ये एक्सपेंसिव भी है और लेस कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये सब कुछ था हमारा एचपीएलसी के बारे में। तो आज ये सेशन कंप्लीट करके हम कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे हैं? हमारा कंक्लूजन है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जिसको आप कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए केमिकल मिक्सचर के यूज करते हैं, और ये सेपरेशन होता है एफिनिटी बेस्ड मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ अंडर अ प्रेशराइज्ड फ्लो ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज अंडर प्रेशर उसमें से फ्लो हो रहा होता है, उसी एनवायरनमेंट में सेपरेशन पॉसिबल होता है। एचपीएलसी हैज एप्लीकेशन वर्चुअली एवरी स्फीयर ऑफ हेल्थ एंड इंडस्ट्री। हेल्थ और इंडस्ट्री में हर स्पीयर में इसका एप्लीकेशन है, एंड इट इज हेवीली यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट्स टू डिटेक्ट प्यूरिटी ऑफ प्रोडक्ट इंटरमीडिएट्स। तो किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो या फिर इंटरमीडिएट्स हो, उनकी प्यूरिटी डिटेक्ट करने के लिए इसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट्स, फॉरेंसिक एनालिसिस, फूड एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ इंप्योरिटीज एक्सेट्रा जैसे कामों के लिए भी एचपीएलसी काफी पॉपुलरली यूज किया जाता है। तो ओवरऑल, ऑल इन ऑल, एचपीएलसी एक बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट एनालिटिकल मेथड और टेक्निक है जो हर केमिकल एनालिस्ट को आनी ही चाहिए। तो आज की सेशन में हमने क्या क्या देखा? हमने इंट्रोडक्शन कवर किया हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हमने देखा, फिर उसके एप्लीकेशंस और एचपीएलसी सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने एचपीएलसी का जो एनालिसिस होता है वो परफॉर्म करने की मेथोडोलॉजी देखी,
उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस डिस्कस किए, और फिर एक इलिस्ट्रेटिव जो हमने एचपीएलसी मेथोडोलॉजी में देखा कि इमेज बेस्ड हमने एक इलिस्ट्रेशन देखा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि किस तरह से ये काम किया जाता है, और फाइनली फिर कंक्लूजन के साथ हमने हमारा सेशन खत्म किया। तो इस सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी केमिकल एनालिस्ट के लिए, और मुझे काफी खुशी होगी अगर इसमें दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके आप आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल जो आपका करियर है उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। अगले सेशन के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज विजिट कीजिएगा इसी चैनल को, और उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे अगले सेशन में। गुड बाय।